shares of the company. So if फिर the समझ गया। government तो has रिलेवेंट कॉस्टिंग में तो हमने बताया कि that जिस कॉस्ट को आप affairs of the कोई भी company डिसीजन लेते समय अगर मान लो कॉस्ट शीट बना रहे हो या किसी and चीज it की can कॉस्ट कैलकुलेट कर decide रहे हो whether फॉर द to पर्पज ऑफ auto डिसीजन, on its own तो जिन or खर्चों को आप कॉस्ट में शामिल करोगे उनको implementation बोलेंगे रिलेवेंट कॉस्ट, जिन official कॉस्ट को आप नहीं resolution शामिल which is करोगे passed उनको by हम the लोग बोलेंगे central government इररिलेवेंट कॉस्ट। or तो हर implementation एक चीज की special मटेरियल, resolution लेबर, which is ओवरहेड, passed by the इन सब की company रिलेवेंट कॉस्ट भी होती है और रिलेवेंट on the कॉस्ट भी date of होती है। report तो or हम रिलेवेंट कॉस्टिंग के or सवालों में investor, काम वही करेंगे जो आप and कॉस्ट शीट में it कर can रहे थे, बाकी also चैप्टर में कर रहे थे, investigate ठीक है। on बस the आपसे कहेगा order रिलेवेंट by कॉस्ट अप्रोच से लगाओ सवाल, तो हमें जो रिलेवेंट कॉस्ट दिखेंगी वो शामिल करेंगे, जो इररिलेवेंट दिखेंगी वो नहीं शामिल करेंगे। तो मुद्दा आता है कि सर रिलेवेंट कॉस्ट किसको हम कहेंगे, कैसे सवाल में समझेंगे कि ये रिलेवेंट कॉस्ट है और ये इररिलेवेंट कॉस्ट है। तो एग्जांपल्स इस चीज को हम जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। मान लीजिए हमें सपोज कर लो एक लकड़ी का अपना कारपेंटर का बिजनेस है और एक आदमी आ गया है और कह रहा है कि भैया मुझे एक जो है एक मेज टाइप की बना के दे दो 3x2। ठीक है भाई 3x2 की बना देंगे। तुमने पूछा भाई कि कैसे बनवाओगे, लकड़ी वाली बनवाओगे कि सनमाइका वाली बनवाओगे, कैसे बनवाओगे, प्लाईवुड की बनवाओगे। उसने कहा नहीं लकड़ी की लगाओ, बढ़िया मजबूत लकड़ी लगाओ, शीशम वीशम की पाए, और उसके बाद अपना सब कुछ लकड़ी का ही लगाना है। तो उसको बनाने के लिए अब मैं मान लीजिए शॉपकीपर हो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हम खुद लग जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके अंदर और एक अपना लड़का लगा देंगे। अब लड़के को हम लोग सैलरी पे करते हैं 3,000 रुपये महीना, तो एक दिन का 100 रुपया हुआ और हमें लगा उस लड़के का इसमें 2 दिन काम लगेगा, तो 200 रुपए तो लड़के की सैलरी होगी इस काम को करने के लिए, जॉब को परफॉर्म करने के लिए। हम खुद लगे हैं तो मेरी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं, establishment of SFIO हम खुद इन्वॉल्व हुए तो हमारी कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं। लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा था और छोड़ के इस मेज को बनाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ सकती है, समझ लो। फिर हम वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी ऐड करेंगे। अब ये खाली बैठे हुए थे तो खुद लग गए तो हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। उस लेबर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी 200 रुपए, तो वो शामिल करेंगे, वो तो रियल कॉस्ट है वो तो हम इनकर कर ही रहे हैं, तो 200 रुपए उससे पकड़ लेंगे। ठीक है, उसमें भी अगर वो लड़का भी खाली बैठा हुआ था तो भी उसकी कोई कॉस्ट शामिल नहीं होगी, भले वो 2 दिन इसमें काम करेगा, क्योंकि लड़के को 3,000 महीना देना ही था हमको। खाली बैठा रहे तब भी 3,000 देना है, काम करवा ले तब भी 3,000 देना है। ठीक है, मान लो खाली बैठा हुआ तो फिर उसकी कोई कॉस्ट नहीं जुड़ेगी। तो मतलब मेज बनाने के हम लोग के टेक्निकली लेबर कॉस्ट 0 है, क्योंकि ये रिलेवेंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल अप्रोच से चलती है। जो आपके पास काम आया है, इस काम को आने के बाद आपके खर्चे क्या बढ़ जाएंगे, जो पहले हो रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें क्या चेंज आएगा, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर ले तो हमारे खर्चे क्या कुछ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वो जो बढ़े हुए खर्चे हैं वही रिलेवेंट कॉस्ट, बाकी जो पहले से कमिटेड कॉस्ट है वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं, क्योंकि उसको सैलरी 3,000 रुपए तो पहले से हमें देनी, कमिट कर चुके हो आप, काम कराओ चाहे ना कराओ 3,000 रुपए आपको देने देना। समझ में आ रही बात है। इसी तरह उसमें मटेरियल, मान लीजिए उसमें जो 4 पावे लगते थे उसमें से एक पावा अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, किसी और काम के लिए मंगाया था, एक्स्ट्रा बच गया था रखा हुआ, ठीक है। तो 3 पावों की हम लोग कॉस्ट ऐड करेंगे और एक पावे की कॉस्ट नहीं ऐड करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐड करेंगे। जैसे उस पाए को अगर हम बाहर बेच सकते हैं और 100 रुपए उस पाए से आ सकते हैं, तो फिर उस पाए को हम इस प्रोडक्ट में लगाएंगे, मेज में यूज करेंगे, तो फिर रिलेवेंट कॉस्ट 100 रुपए बनेगी। क्योंकि अगर इसको हम यहाँ ना यूज करते तो हम कहीं मार्केट में बेच सकते थे तो कितने रुपए आ जाते हैं हमारे पास, तो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, रिसेल प्राइस होगी, वो इसकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। समझ लो, तो इस तरीके से टेक्निक से हम लोग इसके अंदर चलेंगे। ये तो हो गया इसका थ्योरी वाला पोर्शन जो हमने हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आपको चीजें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब रिलेवेंट कॉस्टिंग का यूज बेसिकली अल्टरनेटिव चॉइस में बनता है, जहाँ आपको 2-3 चॉइसेस में सिचुएशन में डील करनी हो, जैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिलेशन। कोई ऑर्डर आया तो एक्सेप्ट करे कि ना करे, उस ऑर्डर की आप कॉस्ट निकालते हो, क्या प्राइस आपको पे करेगा, कितना खर्चा आ रहा है, तो फिर उस डिसीजन में इसका काम लगता है। एक्सेप्ट रिजेक्ट रिजेक्शन 2 टाइप के होते हैं, आपके पास एक्सेस कैपेसिटी है और आपके पास एक्सेस कैपेसिटी नहीं, दोनों में अलग अलग तरीके से होगा। चौथा तीसरा है आउटसोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। आउटसोर्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट आप किसी और से बनवा लो,
जैसे अपने पास कैपेसिटी कम है, जैसे एक सवाल नहीं आया था कि 3 प्रोडक्ट एबीसी हम लोग बनाते थे लेकिन अपने पास लिमिटिंग आवर्स थे, तो हमने सोचा था इन तीनों में से एक बाजार से खरीद लाए, इसको आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर, सर्विसेज के अंदर ये चलता रहता है कि मान लीजिए अपने पास कोई काम है, ऐसे सीएमए ही समझ लो कि मान लो 4-5 ऑडिट आ गई इकट्ठा और देनी अगले 4-5 दिन में डिलीवर करके, तो कर तो पाएगा नहीं, तो क्या करता है अपनी 2-3 ऑडिट जो खुद कर सकता है उस टाइम ड्यूरेशन में वो अपने पास रख लेता है, बाकी 1-2 किसी और को थमा देता है, आउटसोर्स कर देता है, तो उनसे अपना कमीशन सेट कर लेता है, भैया तुम्हें देखो ऑडिट दिलवा इतना हमको दे देना, बाकी तुम दे देना। इसमें टेक्निकली क्या हुआ, काम को आउटसोर्स कर दिया। ऐसे कैटरिंग वाले करते हैं, टेंट हाउस वाले करते हैं। मान लीजिए मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, हमारे पास पहले से बुकिंग लगी हुई 19 जनवरी और तुम लोग भी आ गए कि सर 19 जनवरी को हमारे यहाँ भैया की शादी है, उसमें भी कैटरिंग करवा दीजिए, तो 19 जनवरी तो वैसे अपने कैटर्स बुक है, उतनी टीम है अपने पास, कुछ 10 टीमें हैं नहीं कि 10 जगह में एक साथ काम कर पाए, एक ही टीम है तो उनके सारी कुछ बुक है, लेकिन काम फिर भी आदमी नहीं छोड़ता, क्या बताओ का क्या बनवाना है, कैसे बनाना, सब समझ लेगा और फिर दूसरे कैटर से बात कर लेगा, समझ रहे हो, और उनको भेज देगा, नाम अपना चलता रहेगा, काम वो लोग कर देंगे आगे, तुमको क्या पता कौन सा आया कौन नहीं आया, अपना फोन में बात होती रहेगी, वो सब बन जाएगा और पैसा मिल जाएगा। अब मान लो बुकिंग हुई 60,000 रुपए तुमसे हुआ तो 10,000 अपना रख लेंगे, 50 जो भी आपस में डील हो जाए कि भाई यार हमारा काम है, कितने में ले रहे हैं, तुम्हें 50 देंगे, हम कितने ले रहे हैं तुमसे मतलब नहीं। कभी कभी आदमी बता भी देता है कि नहीं यार हम कस्टमर से 60 ले रहे हैं, 10 हमारे हुए 50 तो ये तो हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम अपनी बातें डिस्क्लोज करते हैं नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं बताएंगे उसको, तुम्हें ये काम दे रहे तुम्हें 50 देंगे, हम चाहे कस्टमर से कितना ले तुमसे, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग साफ सुथरी बात कर देते हैं, उसको पता लग जाए भाई हम कितना कमा रहे हैं वो कितना कमाएंगे, बता दिया कि भाई 10 हम ले रहे हैं 50 तुमको मिलेगा, बाकी तो अपनी जाना काम। तो ऑडिट वगैरह में ऐसे आउटसोर्स बहुत होता रहता है ना, किसी ये कोई और है, अब मान लो दिल्ली की ऑडिट आ गई सपोज कर लो अपने पास, तो दिल्ली कौन जाएगा ऑडिट करने, अगर 50,000 रुपए का ऑडिट है तो इतना खर्चा हो जाएगा आने जाने, तो आदमी क्या करता है दिल्ली के किसी CA/CMA को हायर कर लेगा, यहीं से फोन करके मेरे पास ऑडिट आई, हम लखनऊ में वहीं ऑडिट निपटा, रिपोर्ट हमको बना देना, हम अपना फंडिंग करके भेज देंगे, एक रफ टाइप की रिपोर्ट अपना बना के दे देगा, बाकी जो हमें सही लगेगा एडिट करके आगे भेज देंगे, काम आउटसोर्स हो गया। मान लो 50,000 का ऑडिट आया तो हमने पुलिस तुमको दे देंगे, बाकी तो हमारा ही काम। इस तरीके से चीजें क्या हो जाती है, आउटसोर्स हो जाती है, तो इसमें भी हमारी रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच देखी जाती है। चौथा है ऐड और ड्रॉप प्रोडक्ट सर्विसेज और डिपार्टमेंट। ऐड का मतलब कोई सर्विस या प्रोडक्ट अपने में जोड़ रहे हैं, पहले हम 3 प्रोडक्ट पर डील करते थे ABC, अब D बनाने की बातें सोच रहे हैं, ये इसका उल्टा, अभी ABC बनाते थे, अब C को हम डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो ये होता है ऐड और ड्रॉप। ऐड का मतलब अपने प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड करना, ड्रॉप का मतलब एक कुछ छोड़ना। सेल और फर्दर प्रोसेस में बहुत यूज होता है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया प्रोसेस के अंदर, आप उसको फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हो और वहीं भी सेल कर सकते हो, तो कब सेल करना चाहिए कब फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, यहाँ पे भी इंक्रीमेंटल अप्रोच ही देखी जाती है, क्योंकि रिलेवेंट कॉस्टिंग के सवालों में इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही सवाल लगाया जाता है कि क्या एक्स्ट्रा आएगा क्या एक्स्ट्रा जाएगा। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वर्किंग अंडर द कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट वाले सवाल होते हैं उनमें भी टेक्निकली हम लोग रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच ही लगाते हैं, ये कंस्ट्रेंट है, ये आएगा ये जाएगा, इस तरीके से डील करते हैं। अब इनके सवालों में देखो रिलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस या इंक्रीमेंटल एनालिसिस, हमने बताया कि रिलेवेंट कॉस्टिंग के सवाल किसके अप्रोच पे लगाए जाते हैं, हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच पे लगाए जाते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें इग्नोर करते हैं किसको, संक कॉस्ट, और बोलता है कि संक कॉस्ट होती क्या। संक कॉस्ट को देखो मीनिंग बताया गया है, कॉस्ट व्हिच हैज बीन इनकर्ड which cannot be changed hence is irrelevant for the situation। संक कॉस्ट का मतलब है जो आपने पहले से ऑलरेडी खर्चा कर दिया, रेंट एग्जांपल, मान लीजिए कोई चीज आप पहले से लगा चुके हो, ठीक है, जैसे हमने प्रोजेक्टर पहले से खरीद रखा है, अब हम चाहे 11-12 की कोचिंग खोलें और चाहे ना खोलें, प्रोजेक्टर की जो कॉस्ट है 11-12 की कोचिंग खोलने के डिसीजन के लिए रिलेवेंट, क्योंकि खर्चा हुआ है प्रोजेक्टर, लेकिन 11-12 का डिसीजन लेने से पहले ही हम इनकर कर चुके हैं, समझ लो, उस खर्चे को हम पहले ही कमिट कर चुके हैं, पहले ही खर्चा कर चुके हैं, तो अब चाहे ये काम करें
और चाहे ना करें ये खर्चा तो हो चुका है। तो जो खर्चे ऑलरेडी इनकर कर चुके होते हो या कमिट कर चुके होते हो, कमिट करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस पेमेंट नहीं किया है। जैसे हमने कल एक प्रोजेक्टर बुक कर दिया पेमेंट करके, तो अब तो वो आ ही जाएगा चाहे वो परसों आए, लेकिन ये तो डिसीजन, ये ऑर्डर जो हमारे पास आया था इससे पहले हम कमिट कर चुके हैं। जो 11th-12 की कोचिंग करने का ऑफर आया था कि भैया खोल दो कोचिंग, तो इस ऑफर से पहले ही हम ये क्या कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि हमें प्रोजेक्टर एक मंगाना है। तुमको बोलते हैं कमिटेड कॉस्ट, जिनको आप पहले से कमिट कर चुके हो, वादा कर चुके हो, तो उनका चाहे पेमेंट नहीं भी किया है लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया। जैसे हमने 4 वर्करों को हायर कर लिया आज और एक ऑर्डर कल आता है, तो इन 4 वर्करों को हम पहले से हायर कर चुके हैं ना, भले भी सैलरी नहीं पे करी, लेकिन ये जो ऑर्डर आया था, जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, इस डिसीजन से पहले आप कॉस्ट इन कर चुके हैं, तो उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। जो भी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो शामिल करेंगे, इनको जो 4 लोग को सैलरी देंगे वो शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से डीलिंग होती है। तो यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से काम होता है कि पास में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो इररिलेवेंट है, जो फ्यूचर में डिसीजन लेने के बाद जो कॉस्ट इनकर्ड होंगी वो काउंट करेंगे। इंक्रीमेंटल अप्रोच से काम करते हैं, ठीक है। और कैश फ्लो अप्रोच है, यानी कि वो खर्चे जिन पे कोई कैश फ्लो नहीं होता है उनको भी इररिलेवेंट माना जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, इसमें कहाँ कोई कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है। तो ये 3 अप्रोच में काम करती हैं। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर में चीजें जो होंगी उनको हम शामिल करेंगे, फ्यूचर वाली कॉस्ट को, पास वाली कॉस्ट को नहीं शामिल करेंगे। इंक्रीमेंटल देखेंगे कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो देखेंगे। और कैश फ्लो अप्रोच में काम करता है, मतलब कि जो नॉन कैश फ्लो वाले खर्चे होते हैं इनको हम लोग रिलेवेंट नहीं। फिर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इतनी टाइप की कॉस्ट जो है वो रिलेवेंट कॉस्ट कंसीडर करी जाए, जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं 50 बना रहा था, ठीक है, और एक ऑर्डर आ गया 10 का, तो अब 10 के लिए डिफरेंशियल सोचेंगे, समझ रहे हो कि 50 बनाए तो क्या खर्चा होगा और 60 बनाए तो क्या खर्चा होगा, क्योंकि हो सकता है लर्निंग कर्व लग जाए, कुछ और लग जाए, जहाँ पे चीजें सस्ती मिलने लगे, आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलना लगे, तो हम डिफरेंशियल कॉस्टिंग लगाएंगे कि 50 बनाने में क्या खर्चा आ रहा है और 60 बनाने में क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वो एक्स्ट्रा 10,000 की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो तो इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में 1-2 सवाल हुआ करते थे कि 90,000 पे खर्चा दे रखा था और फिर 13,500 यूनिट पे खर्चा दे रखा था और 15 पे खर्चा दे रखा था, तो आपसे कहता 1500 यूनिट का आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप डिफरेंशियल कॉस्ट निकालते हो और उससे फिर हम लोग देखते हैं कि भाई हम डिसीजन ले कि ना ले। तो डिफरेंशियल कॉस्ट जो होती है वो रिलेवेंट कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल या मार्जिनल कॉस्ट जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, तो ये सब क्या है, अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब है कि जिन कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिन कॉस्ट को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल मतलब अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं हमने पार्टी बुक कर दी 50 लोग की, लेकिन हमने उससे कह के रखा है कि यार पर पर्सन ही पेमेंट करेंगे, अगर 40 लोग आते हैं तो 40 की पेमेंट करेंगे। तो अगर मान लो 1-2 लोग ना जाए तो हमारी कॉस्ट अवॉइड हो सकती कि नहीं हो सकती, हो सकती। तो अगर कॉस्ट अवॉइड हो गई तो रिलेवेंट है, अवॉइड ना हो पाती तो रिलेवेंट हो जाती। जिन कॉस्ट को आप कम कर सकते हो, बदल सकते हो, तो वो रिलेवेंट कॉस्ट होती। जिन कॉस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते वो इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। जैसे फिक्स कॉस्ट में बहुत आता है कि मान लीजिए फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपए खर्चा हो रही थी, बिजनेस खोले रहो तो 1 लाख खर्चा होगा, और बिजनेस अगर शटर डाउन कर दो तो 80 खर्चा होगा, समझ लो। तो 80,000 जो है वो दोनों में कॉमन है कि 80,000 तो होगा ही होगा, जो 20 है एक्स्ट्रा, तो व्यापार ओपन रहेगा तो खर्चा होगा, नहीं ओपन रहेगा तो नहीं खर्चा होगा। तो 20,000 अवॉइडेबल है, अगर शटर डाउन कर दें तो 20,000 के खर्चे क्या हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे, लेकिन 80,000 के खर्चे अवॉइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट बहुत देखा जाता है कि जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर करते हैं, मतलब अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो होगी वो रिलेवेंट कॉस्ट है, और जो अनअवॉइडेबल होगी वो रिलेवेंट कॉस्ट। सवाल लगाने में इसका प्रयोग होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी चीज को अगर हम रिप्लेस करेंगे, जैसे कि कोई करंट सामान रखा हुआ है, अगर इसको हमने अपना यूज कर लिया तो मुझे तुरंत ही इसको रिप्लेस करके रखना पड़ेगा,
ठीक है, नहीं समझ पाया। मान लीजिए भाई मैं इस पेन से लिखता हूँ और एहतिसाम ने इस पेन को मांग लिया कि सर हमें दे दीजिए 2 दिन के लिए लिखने के लिए, तो हमें क्या है कि इस पेन मेरा खाली नहीं है, जैसे हम एहतिसाम को उसको यूज करने के लिए देंगे मुझे दूसरा ऐसा ही पेन लाना पड़ेगा, तो एहतिसाम से वो पैसा चार्ज करेंगे जो इसकी रिप्लेसमेंट का। आज ये पेन 15 रुपए का मिल रहा है, भले हमने 2 रुपए में खरीदा था, आज इस समय सुबह 8 बजे कोई दुकान नहीं खुली, एक दुकान खुली, तेरा 15 का देंगे जिद प्यारा हुआ, तो मुझे अब 15 का खरीदना पड़ेगा, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई 15। एहतिसाम अगर इस पेन को हमसे खरीद रहे हैं या ले रहे हैं तो उनसे 15 रुपए चार्ज करेंगे, भले ये 10 दिन पुराना हो चुका है, हमने 2 रुपए खरीदा था, अब इसकी वैल्यू 1 रुपए बची है, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस समय 15 रुपए है और मुझे तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा जैसे इसको हमने यूज कर डाला, तो इसलिए हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ली जाती है अगर हमें जो भी मटेरियल है, मटेरियल के केस में बेसिकली देखा जाता है कि मटेरियल अगर आपके पास रेगुलर यूज है, रेगुलर यूज का मतलब जिनसे आपका काम डेली होता रहता है, तो अगर उसको आप कहीं और यूज कर डालोगे, किसी ऑर्डर में यूज कर डालोगे, तो आपका रेगुलर वाला काम भी ठप हो जाएगा, तो उसके लिए आपको तुरंत ही मटेरियल दूसरा लाना पड़ेगा, और तुरंत लाना पड़ेगा, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, So what are the four things? Basically, number one is इम्प्यूटेड कॉस्ट हम लोग शामिल नहीं करते। इम्प्यूटेड कॉस्ट वही होती है जो नोशनल कॉस्ट होती है, जैसे हमने बताया था कि अपने घर परिवार के किसी सदस्य को आपने काम पे लगा दिया और पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं आपको, तो वो सब क्या है आपकी इम्प्यूटेड कॉस्ट, या उनको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट, जिन कॉस्ट में जिन चीजों में कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है, ओन रिसोर्सेज से चीजों को लगा देना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्यूटेड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो आपकी पॉकेट से खर्चा होती है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो बेसिकली अवॉइड हो सकते हैं, तो इनको हम लोग अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग की हैं। देखो जिनमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेना ही लेना है। जैसे हमने बताया था कि अपने ओन रिसोर्सेज को अगर इस्तेमाल करते हैं, वो खाली बैठे हैं तो कोई दिक्कत। जैसे अपने एग्जाम्पल सबसे पहले अपने शुरुआत में कहा था अपने से करी मेज बनाने में एग्जाम्पल, हमने कहा था कि अगर मैं खाली बैठा हूँ और मेज बना देता हूँ तो इस मेज के बनाने में अपनी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, लेबर वाली अपना जो खुद लगे। लेकिन अगर मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं कुछ और कुर्सियां वाला काम कर रहा हूँ, कुर्सी का काम छोड़ के ये काम करना पड़ा, तो कुर्सी के काम से जो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा आता वो मेरी कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होती है वो यही देखी जाएंगी। अगर आप खाली बैठे हो तो कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, खाली नहीं बैठे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी चीज की होगी तो शामिल करना ही करना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी आती है कि जब आप पहले से किसी चीज में इंगेज होते हो। कौन सी कॉस्ट रिलेवेंट नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट आप ये जो आपके पास डिसीजन लेने की सिचुएशन आई, सिचुएशन से पहले ही कमिट कर चुके हो, ठीक है, पहले ही खर्चा कर चुके हो, तो उसको बोलते हैं डूबी हुई कॉस्ट। संक का मतलब क्या होता है, डूबा, तो जो आपने पहले खर्चा कर डाला। जैसे बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप किसी प्रोडक्ट पे करो तो R&D तो कर लिया, R&D पास होगी तो आगे कुछ करोगे, फेल हो गए तो काम खत्म। तो R&D कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, आपकी संक कॉस्ट होती है। ठीक है, कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट को आपने खर्चा करने का वादा पहले से कमिट कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी लेबर को हायर कर लिया, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कमिटेड कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिन कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिन कॉस्ट को क्या कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, तुमको क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल। मतलब जो फिक्स रहेंगी, डिसीजन लो तो भी वो खर्चा होगा और डिसीजन नहीं लोगे तो भी खर्चा होगा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, और वो इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। और चौथी है एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। एब्जॉर्ब कॉस्ट का मतलब है कि वो खर्चे तो पहले से हो रहे थे, बस हम बंटवारा कर रहे हैं। जैसे कि जो परसों हम लोग ईमो वाला सवाल कर रहे थे, जिसमें प्रोडक्ट फिल कर रहे थे, ईमो बना रहे थे, उसमें 4.5 लाख रुपए कॉस्ट दे रखा था सवाल में एब्जॉर्ब्ड वाली। तो हमने बताया था इसका मतलब ये कंपनी की कॉस्ट होगी, बस ईमो प्रोडक्ट पे हम डाल रहे हैं इसको, ईमो बनाने पे खर्चा नहीं हो रहा,
पूरी कंपनी में 50 लाख खर्चा हो रहा था, ये भी प्रोडक्ट बन रहा, तुमने कहा नहीं भाई तुम्हारा भी हक है, तुम्हें भी 4.5 लाख रुपए अपना देना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट पे डाल रहे हो। एग्जाम्पल बताया था कि हम 3 लोग मान लो रूम में रह रहे हैं, वो किराया 9,000 पे कर रहे हैं, एक चौथा दोस्त भी अपने साथ रहना चाहता है, लेकिन किराया तो 9,000 लगेगा ना, लेकिन उस लड़के को फ्री में थोड़ी ना रखेंगे, हम लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उससे लेंगे थोड़ा 1,000 2,000 3,000 जो भी लगे, लेकिन उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही मेरी। पहले भी हम 9,000 रुपये लैंडलॉर्ड को देते थे और अब भी कितना दे रहे हैं, या लैंडलॉर्ड कह दे कि नहीं भैया 4 लोग रहोगे तो 9200 रुपए लगेंगे, तो अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 200 रुपए। पहले 3 लोग रहते थे तो 900 देने 9,000 देने पड़ते थे, अब कह रहा 4 लोग रहेंगे तो 9200 देने पड़ते। तो एब्जॉर्ब का मतलब जो कॉस्ट आपकी पहले से फिक्स कॉस्ट है, बस उसमें आप बंटवारा कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, तो उस कॉस्ट को हम लोग शामिल नहीं करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, जैसे वो लड़का चौथा जो आया कह रहा भैया 1,000 रुपए देंगे, तो तुम लोग अगर दिमाग लगाओ कि नहीं भाई हम 3 लोग का तो 9,000 पे कर रहे हैं, तो एक का 3,000 हुआ, तुम यार 1,000 दे दो, तुम्हारा घाटा हो रहा है, नहीं रखेंगे, तुम्हारा टेक्निकली फायदा हो रहा है, क्योंकि अब तुम 3 लोग को 8,000 मिला के देने पड़ेंगे, 1,000 वो वहन कर लेगा तुम्हारा, क्योंकि आपकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही है। पहले भी 9,000 पे करते थे, अब भी तुम 9,000 पे। अगर लैंडलॉर्ड कह रहा नहीं भाई 3 लोग रहोगे तो 9,000 लेंगे, 4 लोग रहोगे तो 9,200 लेंगे, तो आपकी कॉस्ट 200 रुपए लग रही है। अगर वो 300 रुपए लड़का दे रहा है ना, तब भी तुम्हारा फायदा है, क्योंकि टोटल अप्रोच से देखोगे तो तुम ऐसे कहोगे नहीं 9,000 पे करते हैं, 3 लोग रहते हैं तो एक लोग का 3,000 हुआ, तो 3,000 भैया दो तो मुनाफा ब्रेक इवन रहेगा, 3500 तो फायदा हुआ 500 का मेरा, समझ लो। लेकिन इस अप्रोच से अगर काम करोगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच लगानी पड़ेगी वहां डिसीजन लेने के लिए। अगर वो लड़का 1,500 भी दे रहा है ना, तो भी तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा जो खर्चा है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट कम करना पड़ेगा, इस अप्रोच से देखा जाता है, समझ गए। चलो आओ, तो इसकी जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हल्का से एक्सप्लेन कर दिया 15-20 मिनट में, जिससे आप कनेक्ट बैठा पाओ सवाल में। तो अब आओ इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन ट्राई करने से पहले थोड़ी सी हल्की सी इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कब हम कैसी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, तो उसके अंदर लिखो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। Central government feels that any person who is guilty of criminal offense is in relation to the company or any other corporate or any other person whose affairs are transferring at cost. Simply, it can prosecute if the central government finds that yes, there is a criminal offense relating to the investigation, and the officer of the company shall रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल की रिलेवेंट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग को सवाल में चेक करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमारे स्टॉक में है या नहीं, इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ मतलब हमारे स्टॉक में नहीं है वो माल, जिसको हमें यूज करना है वो माल अपने पास है ही नहीं, मेज बनानी है लेकिन ना अपने पास पावे हैं ना पट्टे हैं, कुछ नहीं है, सारा सामान खरीद के लाना पड़ेगा। तो जो सामान खरीद के लाना पड़ेगा वो क्या होगा? आउट ऑफ स्टॉक, अपने स्टॉक में तो है नहीं, तो उसकी क्या लेंगे हम लोग? मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू को इन चीजों में हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। इन सवालों में आपको मार्केट प्राइस ना दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब ही होता है कि किसी मटेरियल को आज हम रिप्लेस कर दें। रिप्लेस का मतलब है इसको हम कहीं खा जाएं, यूज कर डालें और दूसरा इसकी जगह पे ला के रखें, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस को इस चैप्टर में रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाता है, नोट बना के आके लिखवा देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे? इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो बन जाएगी रिलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ही मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मार्केट प्राइस। इस चैप्टर में रिप्लेसमेंट कॉस्ट को हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब अगर स्टॉक में होगा तो फिर हम चेक करेंगे कि जिस सामान की बात हो रही, जिस मटेरियल की बात हो रही है, क्या वो रेगुलर यूज का है या नहीं। रेगुलर यूज, as per the report, the central government can also file application for disgorgement of the assets, property
cash अगर रेगुलर यूज का हुआ तो अलग सिचुएशन होगी, और नॉट रेगुलर यूज का हुआ तो अलग सिचुएशन होगी। personally liable, right? So that recovery, अगर वो सामान रेगुलर यूज का हुआ तो इसका मतलब इसको जैसा ही हम इस ऑर्डर में एक्सेप्ट यूज का डालेंगे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। also ठीक है, this cost रिप्लेस has करना पड़ा तो इसकी क्या लेंगे हम लोग, so basically these are the रिप्लेसमेंट requirements. कॉस्ट। And of course central government is going to get all the रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो रिलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी। it has अगर been रेगुलर for यूज such का नहीं है, fees for such, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल यूज करना है इस ऑर्डर में वो रेगुलर यूज का नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, the तो expenses. पड़ा हुआ है तो उसको देखेंगे। So the ठीक है, expenses कि of इसका कोई investigation अल्टरनेटिव which is done by यूज the है कि नहीं। inspector, which is ठीक है, appointed by तो central इसका मतलब government, अगर इसका अल्टरनेटिव यूज हुआ, by the central government, अल्टरनेटिव का of course मतलब central कि government इस ऑर्डर में ना एक्सेप्ट करें, कहीं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट यूज हुआ तो अलग बात है, और अल्टरनेटिव यूज नहीं हुआ तो अलग बात है। नो अल्टरनेटिव यूज, अगर अल्टरनेटिव यूज हुआ तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो कंसीडर करेंगे। जैसे हमने बताया था कि इस चीज से हम कुछ और बना सकते हैं, जो लकड़ी अपने पास पड़ी थी मेज ना बना के कुर्सी बना सकते हैं, तो उस लकड़ी से अगर कुर्सी बना के बेचेंगे तो उस लकड़ी के कुर्सी बना के बेचे, उसमें अगर 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो इस लकड़ी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 1,000। अगर मेज में नहीं यूज करते, जो ऑर्डर हमारे पास आया मेज बनाने का, यहाँ ना अगर बनाए तो अपना दूसरा काम है कुर्सी बनाने का, उसको यहाँ यूज कर सकते हैं और वहां से 1,000 रुपए कमा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो जो इसकी रिसेल वैल्यू रहेगी, जिसको आप कितने रुपए में मार्केट में बेच सकते हो। ठीक है, रिसेल वैल्यू को ही हम लोग टेक्निकल भाषा में नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। तो एनआरवी कहें या रिसेल वैल्यू कहें एक बात है। तो इस तरीके से तो हम लोग मटेरियल की रिलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे, इसको नोट करो बेटा। ठीक है, मटेरियल की रिलेवेंट कॉस्ट इस तरीके से हम लोग कंसीडर करेंगे, निकालेंगे। For which the company shall be first charged on the sum or property which is mentioned in that clause. So this was about the investigation other than the investigation which we were discussing, right? And it can be by the applicants, any other applicants, or by company MD or manager, and it is going to be to the extent, the liability is going to be to the extent to which they have the first charge on such sum. Now, section 226, which is around voluntary winding up of the company. So this voluntary winding up of the company is not going to stop the investigation proceeding simply, because otherwise what can happen is if these people are involved, MD manager, etc., they can wind up the company meanwhile and then just to stay away from the investigation. If there is no company, there is no investigation, this kind of thing. But this section is specially proposed that if an investigation is ongoing, then company winding up is not going to impact that investigation. So let's see what it says. So investigation can be initiated also and to stop it is already initiated. If application is made under 240 for operation dismantling, right, or special resolution is passed by the company for voluntary winding up. Proceeding of the winding up is pending before the tribunal. And in case where the tribunal passed the order for winding up, inspector shall inform the tribunal that there is a pendency of investigation, and then tribunal may pass any other order. So tribunal can simply pass that yes, okay, this winding up is old. But even if winding up order is passed, it's not going to absolve the director or employee of the company from need to appear in the proceedings before inspector. So you have to really go to the inspector and support, cooperate whatever he asks, whatever document is required, or face the liability. Number one, the cooperation cannot stop. Number two, the liability is not going to stop because of the winding up. So one thing is the winding up can be stopped. Even if it does not stop, then they have to cooperate, they have to be personally liable. And yes, it applies to both the things. Number one, हाँ अपना नोट कर लिया। investigation has already started. Number two, इस बार से investigation एग्जाम में वो करने वाले हैं can लोग, start later. जो MCQ आने वाले हैं So उनके section पहले से वो बना 27 दिए now OMR
it is on the legal तो उसी में आपको advisors गोले and बनाने, banks. मतलब एमसीक्यू का जो There's a restriction आंसर to चेकिंग होगी disclosure वो एमआर से होगी, information. So basically, कंप्यूटराइज। disclosure is required before हाँ the बेटा, tribunal. एक्सप्लेन नहीं Central करना पड़ेगा government उसमें, or the और वो उसमें कोई registrar, गलती होने के चांसेस भी inspector नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना by कि कोई the बच्चा legal ऐसे बना देता है, ए बना दी, and अब साला पता नहीं चल रहा कि ए है कि डी। around the privilege company which happened between the हाँ, company तो का वो कब and खत्म, the advisor. काट पीट के सही वाला नहीं। In that capacity and the तो restriction जो गोला बनाना है सही से बना दिया एक बार में, अगर दो गोले में हो गया कुछ भी अगर तो खत्म, तो नहीं चेक हो पाएगा वो। but yes, other privilege नहीं, combination कंप्यूटर चेक करता है ना वो, जहाँ भी उसको and one can force. एक के अलावा दूसरे में कोई एक्टिविटी By the दिखी हल्की bankers फुल्की भी, of the कट्टम कुट्टम है, गोला कुछ भी है, लेकिन उसको regarding ब्लैंक ideas दिखने of चाहिए, any एकदम वाइट other वाइट, person other than समझ रहे हो? एक में अपना गोला बना दिया आपने, in the उसको legal ऐसे advice, दिखा it is a कि communication एक में तुमने गोला बनाया है, एक में तुमने गोला बना के पहले काट दिया, फिर इसमें गोला बनाया, तो ये सब नहीं करेगा, उसको दो गोले दिखाई पड़ेंगे फिर। so information which is belonging to the same company or the person. हाँ, रीजन तो पहले भी नहीं देना था, अभी रीजन कहाँ देना ही था। The हाँ, bank तब details तब का of the था, लेकिन अब transaction, मना कर दिया था बाद में that इंस्टीट्यूट ने। company or person but not related to हाँ बेटा, any other person. Basically they have तब समय चल रहा था ना, तब देना था, हर टाइम में चेंज कर देते हैं ना ये लोग। उसके बाद क्लैरिफिकेशन दे दिया कि रीजन नहीं देने की नीड है, तो अभी तो 2-3 अटेम्प्ट से रीजन देने वाला नहीं चल रहा है or the बवाल। person which you are in. हाँ बेटा, लिख लिया मटेरियल वाला, अब लिखो रिलेवेंट Now, कॉस्ट ऑफ section डायरेक्ट लेबर। 228, which is regarding investigation of Relevant foreign companies. Simply it says that all the provisions cost which of are applying to the domestic company shall डायरेक्ट apply लेबर, if that is written रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ same डायरेक्ट लेबर। as it is applied to the domestic company. Same way it is going to be applied to the foreign company. Now, section 229 is on the penalty for furnishing false statement, mutilation, or the destruction of documents. So the person who is required to provide explanation or make any statement during inspection, inquiry, he shall be punishable for the fraud as per section 447 if he destroy, mutilate or falsify अब लेबर में दो टाइप की लेबर होती है, एक होती है परमानेंट or tamper or unauthorized और एक होती है टेम्परेरी। or is a party to destruction तो जो परमानेंट लेबर होती है, मतलब जिनको आपने हायर कर रखा है, महीने के महीने or सैलरी देते हो, फिक्स सैलरी पे करते हो, वो परमानेंट होती है। जो कैजुअल लेबर होती है, मतलब काम हो तो बुला लो, नहीं काम है तो पहन दो, डेली वेजेस वाली, वो होती है टेम्परेरी। or you are तो परमानेंट लेबर में ही हम लोग चेक करेंगे you are either destroying the कि जो आपकी परमानेंट लेबर है वो पहले से कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब उसके जो आवर्स हैं वो आइडियल है या नहीं आइडियल। you are making any changes आइडियल का मतलब खाली बैठा हुआ है, समझ लो, नो आइडियल का मतलब खाली just नहीं बैठा हुआ है। any the cost तो जैसे कि आप लोगों ने उसमें सवाल लगाए थे, ठीक है, relating to the किसमें ट्रांसफर प्राइसिंग में, assets कि अगर कुछ काम छोड़ के काम कर रहा होगा तो पकड़ लेंगे, वही चीज यहाँ पे आती है। तो परमानेंट लेबर है और अगर आइडियल है, खाली बैठी हुई है, तो उससे कोई काम करा लोगे तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगी नहीं, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या मानी जाएगी, नील। or is a और अगर आइडियल नहीं है, of a इसका मतलब कोई ना कोई काम कर रही है, तो फिर उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट खर्चा होगी वो तो लेंगे ही लेंगे, और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग लेंगे। or जैसे provide कल एग्जांपल बताया था कि तुम लोग को पढ़ाने में हमारे 2000 रुपए खर्चा हो रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, और 8000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि तुमको पढ़ा रहे हैं, किसी और को नहीं पढ़ा पा रहे, उससे 8000 कमाते, no it is false तो 8000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस वहां से हो रहा है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बना, और 2000 पढ़ाने का खर्चा तो है ही है तुम लोग का, तो वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, प्लस क्या लेंगे हम लोग, under section कॉस्ट लेंगे, ठीक है। 447 और टेम्परेरी लेबर है, fraud. So yes, तो वो तो हम इसी काम के लिए स्पेशली ले ही के आ रहे हैं, section समझ लो। तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, जो भी उसमें खर्चा होगा यानी वेरिएबल कॉस्ट। powers related to inquiry and investigation. तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर का बना लो भैया फॉर्मेट। See you in the next class.
बेटा हो गया। रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, अगर कोई मशीन के बारे में सवाल में दे रखा है कि इस मशीन को भी हम यूज़ करेंगे इस ऑर्डर को बनाने में, ठीक है, तो मशीन को यूज़ करने की रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी वो समझना है। मशीन में अगर हम देखते हैं कि वो मशीन रेगुलर यूज़ की है कि नहीं, तो मशीन अगर रेगुलर यूज़ की है तो अलग कहानी होगी, और रेगुलर यूज़ की नहीं है तो अलग कहानी होगी। न्यू रेगुलर यूज़, तो अगर रेगुलर यूज़ की होती है तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, ठीक है, यानी कि उस मशीन को इस ऑर्डर में ना यूज़ करें, अब रिप्लेस करें तो क्या कॉस्ट लगेगी, और यूज़ करने के बाद अगर रिप्लेस करें तो क्या कॉस्ट लगेगी, उन दोनों का डिफरेंशियल, ठीक है। जैसे एक मशीन है जिसको हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस मशीन को अगर आज मैं रिप्लेस कर दूं तो कितने रुपए में ये मशीन आएगी, 50,000 रुपए में। और अगर इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको यूज कर डालेंगे, इसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस होगी सिर्फ 48,000 में। तो इसका मतलब है 2,000 मशीन डिप्रीशिएट हो गई, कि आज इसको अगर हम बेचें रिप्लेस करें तो 50,000 आएंगे, और अगर यूज करने के बाद रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ 48 आएंगे। तो इसका मतलब है इस मशीन को यूज करने में 2,000 का नुकसान हो रहा है, तो वही डिफरेंशियल ले लेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, ठीक है। और अगर ये मशीन रेगुलर यूज की नहीं है तो इसका मतलब तुम इसको क्या करते, बेचते कबाड़ में, ठीक है। तो अगर कोई माल रखा है, स्कूटर रखी मान लो, आज ही बेच दो तो 2,000 की बिकेगी, और शूटिंग में यूज कर डाले 2 महीना उसके बाद बेचे तो सिर्फ 1,500 की बिक रही है, तो इसका मतलब वो 500 और डिप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है। बस आपको देखना है डिफरेंशियल किसका लेना है। अगर रेगुलर यूज नहीं, रेगुलर यूज का है तो आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, मतलब मार्केट प्राइस का डिफरेंस लेना है। और अगर रेगुलर यूज का नहीं है तो भी आपको डिफरेंस लेना है, लेकिन किसका, रिसेल वैल्यू का। रिसेल वैल्यू को ही क्या कहते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में, यहाँ एनआरवी बोलते हैं। तो ये तो रिलेवेंट कॉस्ट हो गई बेटा मशीन की। रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा रिलेवेंट रहते हैं, कैसे भी वेरिएबल ओवरहेड दे रखे होंगे ये ऑलवेज रिलेवेंट रहेंगे। रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड में कुछ कीवर्ड होते हैं वो ध्यान रखने हैं। अगर ये दे रखे हैं तो रिलेवेंट रहेंगे, ये दे रखे हैं तो इररिलेवेंट रहेंगे। जैसे फिक्स कॉस्ट अगर एडिशनल खर्चा हो रही है रिलेवेंट है, एडिशनल नहीं खर्चा हो रही है इररिलेवेंट है, ठीक है। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, अवॉइडेबल तो रिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल तो इररिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करने का मतलब है कि इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें तो नहीं अवॉइड करेंगे, एक्सेप्ट ना करें तो हम अवॉइड कर सकते हैं। जिन खर्चों को आप कम कर सकते हो, बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, वो है अवॉइडेबल, ठीक है। जैसे लॉकडाउन आया था तो बहुत सारे खर्चे आपने अवॉइड किए थे कि यार कमाई कम हो रही है तो ये खर्चे पे अब अवॉइड कर देते हैं, अभी नहीं मंगाते हैं जूते चप्पल ये सब दुनिया भर के आइटम, जब बाहर निकलना ही नहीं तो क्या मंगाए, समझ रहे हो। तो कुछ खर्चे जो थे वो अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, दवाई इलाज है, तो क्या उसको अवॉइड कर सकते थे, नहीं, समझ रहे हो।
तो जिन चीजों को अवॉइड कर सकते हो वो रिलेवेंट नहीं है, इसका मतलब। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो होती है, जिनको अवॉइड कर सकते हो, अवॉइडेबल वाले को डिसीजन मेकिंग में काम लेते हैं, यानी रिलेवेंट हो जाती, अनअवॉइडेबल इररिलेवेंट हो जाती। एलोकेटेड कॉस्ट या अपोर्शनड, अपोर्शन का मतलब जिनको बंटवारा करके लिखते हो, ये सब इररिलेवेंट होती हैं। इंक्रीमेंटल कोई फिक्स कॉस्ट लग रही है तो रहेंगे। तो ये सब कीवर्ड है जिनसे हमें पकड़ में आता है कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट लिखा है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लिखा है, इंक्रीमेंटल लिखा है तो वो रिलेवेंट बनेगा। एलोकेटेड, अपोर्शन या अनअवॉइडेबल लिखा है तो वो इररिलेवेंट बन जाएगा। तो इन कीवर्ड को कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, मार्केट प्राइस। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस। तो सवाल में मार्केट प्राइस लिखा हो या वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा हो, उसका मतलब दोनों का सेम होता है। हाँ बेटा, नोट हो गया। Welcome friends, I am CA Harpreet Singh. Now we are moving on to a very important aspect. हाँ बेटा, हटा दें, नोट हो गया। That is, चलो अगला सवाल पढ़, अब क्वेश्चन करते हैं इसके। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो। where we have to understand how 28 वाला क्वेश्चन पढ़ना है। what it will constitute this aspect of amalgamation and merger is implemented in real life. Where we'll understand mergers process, the fast track merger, merger between a foreign company and Indian company, and so on. This particular chapter is very important. Rest Easy Company is a rapidly growing startup in the A lot technology of sector. merger and It acquisition develops happening customized on a regular ERP basis. packages for clients across So this various businesses. chapter, along with the Business comprises rules for primarily of two compromise departments, arrangement and amalgamation consultant and under the customers. company law, has to be Consultant taken into department has highly अभी qualified पिछले अटेम्प्ट में ही शायद professionals इसका 14 नंबर का management, सवाल आया था accounting, इस टॉपिक का। in our तो इस material course टॉपिक को approach थोड़ा अच्छे clients से एनालाइज aggressively करना पड़ेगा to आपको, work out क्योंकि इस solutions टॉपिक में that ऐसे meet मतलब पूरा डिसीजन मेकिंग ही टॉपिक ऐसा है, So first, इसमें customers' नए needs सवाल basic तो are in बनते charge ही of रहते हैं। IT implementation definition and इस पूरे चैप्टर की provide खास बात है, telephone इसमें नए सवाल तो हमेशा बनते ही रहेंगे। provisions Currently, the strength Act of the for the standing consultants process department is of 200, merger and while that of तो customers. नया सवाल First, थोड़ा बन के let us आया था understand एग्जाम the के अंदर। terms Yash, in detail. the founder and What does this CEO term of the mean? company, is Compromise very arrangement and passionate about So compromise means a to peaceful deliver or a high willing quality settlement product of a solutions. dispute by He mutual believes adjustment that and his concession. staff should be Thus, well trained and up to date compromise with will involve development each party in has their to yield and give some concession. And Therefore, compromise assumes a Rest dispute which is Easy already provides there in periodic existence. training to its So staff. compromise may be In-house, between the all creditors and employees the are company. expected to While undergo arrangement, there is 2 no weeks of such dispute, training. but it modifies the rights.
training such department readjustment of has been rights set may up be with with members qualified or trainers class in of them various or fields creators or to class. provide periodic The training term sessions arrangement to is a both very wide term and consultant can include and a reorganization of capital also. So normally arrangement The could be training department reclassification has of shares, 5 reclaim trainers. of shares, Training sessions subdivision are of aimed shares at and so providing on. skills The arrangement or that the compromise may be with executives creators need to provide better or service. सवाल कुछ ऐसे हैं यहाँ पे हम लोग के For पास। example, arrangement In-house to focus on compromise high as quality creators delivery agreeing to is the key waive factor part of their that dues Yash believes or would set converting apart part the or rest all of easy from it. all dues of the creators into In shares, addition to delivering extending training time sessions, for payment, trainers और are बड़ा reduction in सवाल capital पढ़ा by देते हैं। payment. training material for So, routine, this is the ongoing, meaning of करा as well as compromise special or arrangement. एक मशीन है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए है? train the 12,000 रुपए है, मतलब 12,000 रुपए में इसको हमने पहले खरीदा। May be applicable to companies and एस्टिमेटेड लाइफ 10 a transfer साल है, डेप्रिसिएटेड है 1,200 रुपए पर एनम। तो डेप्रिसिएशन निकाल ही लेते, लेकिन डेप्रिसिएशन तो इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक नॉन कैश कॉस्ट होती है। और अभी बताया था आपको कि जो कैश फ्लो टेक्निक है उसके हिसाब से चलता है। इस मशीन को सम टाइम ये अनयूज रही है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑर्डर अगर डिड नॉट मटेरियलाइज होता है, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आपके पास स्पेशल ऑर्डर नहीं आता है तब उस स्पेशल ऑर्डर को आप कंसीडर नहीं करते। मटेरियलाइज का मतलब क्या है? या तो जो ऑर्डर आया उसको आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो अगर एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, तो ये मशीन अनयूज पड़ी रहेगी आपके पास। ये कहना चाह रहा है। एक स्पेशल ऑर्डर आपके पास आता है जिसमें इस मशीन के 2 महीने का यूज है, ठीक है। तो ये मशीन अगर आप देखो तो आपको मशीन में अभी हमने लिखवाया था कि रेगुलर यूज की है कि नहीं है। तो रेगुलर यूज की तो नहीं है मशीन, अनयूज पड़ी रहेगी अगर यूज नहीं करते हैं तो। इसकी करंट नेट रिलाइजेबल वैल्यू 8,000 है, और इस जॉब को अगर परफॉर्म करने के बाद इसको अगर हम बेचते हैं तो कितने में बिकेगी? तो यानी इस मशीन को यूज करने की कॉस्ट कितनी आ गई? 500 रुपए। समझ रहे हो? डिफरेंस इन रिसेल वैल्यू। नेट बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस इस मशीन का रूटीन मेंटेनेंस कराते हैं और उसमें 40 रुपए महीना खर्चा होता है, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस कराते हो कितने रुपए महीना खर्चा होता है? 40 रुपए महीना खर्चा होता है। लेकिन अगर इस प्लान को हम यूज करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट 60 रुपए महीना हो जाएगा। तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो, समझ रहे हो? तो 20 दूना 40, मतलब 2 महीने का खेल है ना। तो 40 रुपए आपकी जो इंक्रीमेंटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी वो भी कंसीडर करेंगे। तो इस वाले केस में यहाँ पे मशीन वाले में लिख लेना डिफरेंस इन रिसेल वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और प्लस डिफरेंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है यूज करने की वजह से, नहीं यूज करने की वजह से, तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसका भी कोई डिफरेंस निकल के आ रहा है तो उसको भी हम लोग कंसीडर यहाँ पे करने वाले हैं। Consultant and customer service department are charged based on the number of training sessions actually available. Details of training sessions filing an each application HR to NCL. consultant were budgeted 100 hours. Then Actually, stage 2 will involve customer conducting service the was meetings of department the was creators or class 100 of hours. members. And stage 3 will Total involve budgeted hours of 200. again filing a petition for getting the final order. Problem of So let us start with the initial in stage, accordance with stage the 1, above explanation. which will The talk training about the department basics. the rate of अब आपसे पूछा है कि इस मशीन को यूज करने के रिलेवेंट कॉस्ट बताओ, The first stage is power of terminal to ठीक call है। for a इस मशीन को यूज करने के लिए आपको क्या बताना है? रिलेवेंट कॉस्ट बतानी है। So where a compromise or तो arrangement is proposed रिलेवेंट कॉस्ट company and its creators or any class of or a company and its members or using the any class machine, of them. actual cost came out to be The 30. tribunal ठीक है, may on the application फॉर द of the company or creators or ऑर्डर, member of ये the आपको बतानी company है। or the liquidator in case of company into volatility. Cost overrun तो एक तो आ जाएगा डिफरेंस इन For this application. per session. It is not Jump only the resale company, value, it could 44%. be the class of traders, 8,000 माइनस 7,500, liquidator in case of 500 रुपए ये हो गया। Then और on the दूसरा basis of the obligation, was called the tribunal that was may a order डिफरेंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस or a कॉस्ट, class of traders customer service or and a या इसको हम लोग इंक्रीमेंटल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी बोल सकते and हैं they may directly टेक्निकल लैंग्वेज में how the ना, कि एक्स्ट्रा क्या लगने वाली है। तो इंक्रीमेंटल for the purpose of रिपेयर एंड arrangement मेंटेनेंस will कॉस्ट, include तो reorganization 60 माइनस 40, लेकिन मुद्दा जो है वो 2 महीने का है।
तो इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा ये 40 He रुपये। has accepted a higher तो transfer इसकी price. रिलेवेंट कॉस्ट आ गई 540 रुपये। ठीक है, इसकी First, रिलेवेंट कॉस्ट कितनी निकल के आ गई? 540 रुपये आ गई। तो इस सवाल में कुछ बड़ा काम नहीं करना था, केवल आपको मशीन की रिप्लेसमेंट रिलेवेंट कॉस्ट बतानी थी कि इस मशीन को अगर ऑर्डर में यूज करते हैं तो उसकी रिलेवेंट कॉस्ट क्या निकल के आएगी। तो आई थिंक समझ पाए होगे इसको। चलो नोट करो, बाकी भी और सवाल करेंगे तो ज़्यादा this department had other क्लैरिटी commitment of मिल पाएगी आपको। जितने सवाल लगाते जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। virtually less session than its commitment. Reviewing the cost of the trade department, most of the expenses are fixed in nature. Therefore, when the transfer price is based on actual cost, actual trading session, the per session cost has increased because the customer service department did not and the undergo that pendency of exam. any investigation or proceedings against the company. Understand? Then it will Part include of reduction of share capital of the company if any, the included in questions compromise why arrangement. he should bear a higher Any risk scheme of cost corporate varies debt with actual restructuring budgeted consented operating by expenses with not customers. less than 75% of the secured creditors in value. That means if there is a compromise with the creditors of the company, Manager of the customer first the service creditors department meeting have to that be the called, variance of where 20 we have to trading take the sessions on approval of the account creditors, the then only we can executive file an application. high This work particular pressure approval that did will not allow also them include enough time a to creator's complete some of responsibility the statement in the prescribed form, At the safeguarding same for time, the protection she of other contended secured that and should not unsecured be creditors. charged for those Maybe who we had had agreed. supervision What about the of other the creditors? So we need to give a responsibility Equal statement for the value. same. A report by the auditor that the fund requirement of the company Manager after of the the corporate department restructuring is explained approved that shall the conform to 5 the lakh liquidity cost test based overrun upon on the salary estimates fee provided to higher them by the budget. board. हेलो That means The there is trainer's enough fund experience to is ensure very that good this for the scheme is company and approved. hence And get her on Hi. board. where the company proposes The to adopt company the had to CDA offer or वही scheme 10:30 के corporate आसपास depreciation depreciation on guidelines office equipment specified by higher by RBI. 3 A lakh statement to that effect higher will replacement be cost made. of aging. Along with क्या this, मतलब? a valuation Specialized report software inspect of the license shares resulted in and excess property and spend all of assets, अच्छा। tangible and intangible, हाँ। movable and Manager immovable of argued the that the company rest by of the registered expenses value were will be normal presented. increase which were not So once this अच्छा, application तो is समझ Yes, नहीं the रहेंगे तो thereafter 10:30 the के आसपास NCLT लगेगा will हमको। issue a notice or higher an internal order transfer price to giving the direction end of the user meeting. departments with So effect. notice of ठीक meeting है। conducted on order of tribunal will be done. Even though a So where a cheaper meeting is option was proposed to be available called हाँ in बेटा। pursuance of an order of Still tribunal, ये हो गया, हटा दें। notice of such meeting shall be चलो sent. और देखते हैं। intangible All the benefit from creditors these अगला or सवाल class देखो associates 29। definitely helped the and to company all the members or class of members conclude he was and not the willing to shut debenture down the holders of the department company at the same and time. नेक्स्ट क्वेश्चन securer पढ़ लो, regulators also Resulting from जो कि individually हम at लोग the का address 29। registered to the amicable company. way like profit, Sectoral regulators may teamwork, be dispute its RBI, insurance company, What are we required to do? IRDA, and so on. we are required to Then the identify notice the of meeting threats shall of be old चलो और बढ़ा next देते हैं। to कह रहा certain है एक्स agreement, लिमिटेड के पास एक कस्टमर ने अप्रोच किया है एक स्पेशल ऑर्डर के लिए, एक स्पेशल जॉब के लिए, और वो कस्टमर इनको 22,000 रुपए पेमेंट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हमें ये तो देखना है कि भाई रेवेन्यू आएगा इस ऑर्डर से कितना, 22,000। अब देख लेंगे कॉस्ट कितनी लगेगी। तो अगर कॉस्ट 22,000 से कम लग रही है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं लग रही तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपसे ये पूछा था व्हाट इज द रिलेवेंट, सबसे लास्ट में देखो लाइन में क्या लिखा, व्हाट इज द रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल in deciding whether or not accept the contract, assuming all other expenses of the contract to be specially incurred beside the relevant cost of material is 550। तो मटेरियल के अलावा के जो रेलेवेंट खर्चे हैं, लेबर, वेरिएबल, फिक्स जो है वो सब निकाल के बता देंगे 550। तो हम लोग को केवल मटेरियल का निकालना है, वो 550 और जोड़ देना, हो जाएगी इस ऑर्डर की रिलेवेंट कॉस्ट। और अगर वो 22,000 से कम आया सबका जोड़, तो इसका मतलब फिर ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं आया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा पिछले सवाल में आपने रिलेवेंट कॉस्ट मशीन की निकाली थी, इस सवाल में बेसिकली रिलेवेंट कॉस्ट किसकी निकालनी है हम लोग को, मटेरियल की निकालनी है। अब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए 4 टाइप के मटेरियल लगेंगे, ए बी सी डी, और ए बी सी डी के इतने इतने यूज लगेंगे मटेरियल। मतलब उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए 1000 ए चाहिए, 1000 बी चाहिए, 1000 सी चाहिए और 200 डी चाहिए, है ना। इनमें से इतना स्टॉक तो ऑलरेडी अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ए का तो कोई स्टॉक नहीं है ना, ए का स्टॉक कोई अपने पास है क्या, तो ए हो गया हमारा आउट ऑफ स्टॉक। देख लो अपने नोट्स जो आपने बनाए उसको खोले रहो साथ में, 2-4 बार देखोगे पढ़ोगे तभी तो याद होंगे, वो याद होंगे तभी सवाल आसानी से लगेगा। तो सबसे पहले आपको मटेरियल में क्या चेक करना है, हर मटेरियल में अलग अलग कि वो स्टॉक में है कि नहीं।
तो ए स्टॉक में है कि नहीं बताओ, नहीं है। ए क्या है, आउट ऑफ स्टॉक, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, कॉइन की कॉस्ट दिया भी नहीं, बच्चा इससे भी समझ जाएगा कि एक है तो दे रखे हो तो वही जोड़ देंगे और क्या करेंगे। ऐसे तो इनको यहाँ कुछ ना कुछ देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हम 1000 इंटू 6 कर लेंगे ना। तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए, 1000 इंटू 6। समझ में आया, अभी नोट बना लिख लेंगे हम लोग अपना। or members or class of members as the case Performance assessment of and remember managers तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ by voting मटेरियल ए हो गया higher in presence 1000 इंटू 6 यानी कि members present will be 6000 taken into रुपए। consideration for the कोई समस्या। their profit, फिर बात कर लेते हैं बी की। is done and approved their issue. The money and the बी same में 1000 चाहिए और 600 स्टॉक में है, तो 400 तो आउट ऑफ स्टॉक है ना। पहले आउट ऑफ स्टॉक का निकाल लो, क्योंकि 600 तो स्टॉक में है, तो उसमें हमें देखना है कि रेगुलर यूज का है कि नहीं, फलाना ढमाका। लेकिन 400 तो आउट ऑफ स्टॉक है, तो 400 तो हमें बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। पहले 400 का निकाल लेते हैं। content among the managers. Alternatively, तो जो आउट ऑफ स्टॉक है यानी कि 400, उसका तो आप क्या लोगे, 5 रुपए। 600 का क्या लेना है वो नहीं पता है, वो निकाल लेते हैं। ठीक है, 600 का 2 रुपए नहीं ले सकते, वो पढ़ना पड़ेगा। बी जो है वो रेगुलर यूज का है, और रेगुलर यूज में भी क्या लेते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं, तो उसका भी 5 ही रुपए आएगा। not have consented or who may not have given initial consent of समझ में आ रहा है। there may be यही अगर बी रेगुलर यूज का ना होता तो फिर 600 की वैल्यू हम लोग रिसेल वैल्यू के हिसाब से निकालते, रिलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से निकालते, 2.5 रुपए के हिसाब से। बुक वैल्यू तो कहीं ले ही नहीं जाती। by the creators costs are being बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया कि मशीन के समय WDV क्या चली, किताबों में क्या वैल्यू लिख के बैठी, established under the समझ लो। बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया आपने, ट्रेडिंग में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक में लिखी हुई वैल्यू, such other matters दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू तो कहीं नहीं लेते हम लोग, जैसा देखा था। तो अगर ये रेगुलर यूज का ना होता तो 600 की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 2.5 के हिसाब से। लेकिन ये तो रेगुलर यूज का था, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं सी और डी की। shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी, मटेरियल सी में देखो तो 1000 चाहिए, 700 स्टॉक में है, तो 300 तो क्या हो गया, आउट ऑफ। तो 300 की वैल्यू तो किसके हिसाब से लेंगे, तो 300 का तो 4 के हिसाब से ले लिया, once the tribunal प्लस 700 का कितना लेना है वो देखना है। कह रहा सी और डी मटेरियल जो स्टॉक में है वो प्रीवियस में हमने ज्यादा परचेज कर लिया था, इसलिए आ गए हैं, बढ़े हुए हैं। और इनका रिस्ट्रिक्टेड यूज है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रेगुलर यूज नहीं। shall be sanctioned अरे आगे तो पढ़ें। unless such फिर कह रहा है नो अदर यूज कुड बी फाउंड फॉर मटेरियल सी, तो सी का कोई अलग से यूज नहीं है। तो इसका मतलब फिर इसको क्या करना पड़ेगा, कबाड़ में बेचना पड़ेगा। तो फिर क्या इसकी वैल्यू लेंगे हम लोग, any compromise रिसेल वैल्यू। take over of ठीक है, तो भैया 700 की क्या ले लेंगे हम लोग, provided that it रिसेल वैल्यू यानी 2.5 रुपए के हिसाब से। shall be as per the regulations stated by चलो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ as we कितनी have है। discussed there could be an agreed party so an agreed party may make an मल्टीप्लाई application कर दो, देखो क्या कॉस्ट निकल गया इसकी। charge plus take over offer of the company other than listed company in such manner as may be prescribed 2950 and on रुपए। application pass such order as been और रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डी, is a हाँ बेटा, comprehensive and there देखो मार्केट वैल्यू का मतलब है कि नया सामान खरीद के लाओ तो किस प्राइस में मिले, required the और रिसेल रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि जो आपके पास पहला पुराना पड़ा हुआ है माल, इसको आज हम बेचे तो किस प्राइस में बिकेगा। ठीक है, रिसेल वैल्यू मार्केट प्राइस का डिफरेंस समझो। रिसेल वैल्यू का मतलब ये बोतल हम इतने दिन से रखे हुए हैं, चाहे यूज कर रहे हो चाहे ना यूज कर रहे हो, पुरानी तो हो ही गई ना। अब इसको अगर कबाड़ में बेचते हैं तो इसको बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू। अभी प्लास्टिक के दाम में तौल के ले जाएगा कि लो भैया 100 ग्राम की है, अगर 50 रुपए प्लास्टिक, मतलब 30 रुपए प्लास्टिक खरीदो 3 रुपए की ले जाएगा। ये है इसकी रिलाइजेबल वैल्यू। कबाड़ में बेचते हो तो रिलाइजेबल वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि ये बोतल अगर हम आज नई बाजार से खरीद के लाए तो किस प्राइस में मिलेगी, इसको मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब जो माल है, मटेरियल है, उसको नया लेके आए यही वाला, तो कितने में मिलेगा। number of training
रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जो आपके पास पड़ा हुआ है पुराना, इसको अगर हम सोल्ड करें तो किस प्राइस पे बिकेगा। अब बहुत ही ध्यान से समझना है आपको डी वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 200 का 200 स्टॉक में पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, पूरा पूरा स्टॉक में। अरे सुनो तो, डी वाले का अल्टरनेटिव नहीं है, डी को हम किसी और मटेरियल की जगह पे यूज कर सकते हैं। बहुत तगड़ा एग्जांपल समझना तो ये घुसेगा आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप प्रोटीन के लिए, जैसे एहतिसाम है तो प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, और कुशाग्र है तो प्रोटीन के लिए अपना वेज वाला आइटम खाते हैं। तो मान लो एहतिसाम की बात हो रही, तो ये प्रोटीन के लिए सपोज कर लो कि 250 ग्राम चिकन डेली खाते हैं। इनकी जो प्रोटीन चाहिए इसके लिए इनको 250 ग्राम चिकन। अब 250 ग्राम चिकन जो है ये बनाते हैं अपना डेली, डेली का है डेली बनाते हैं, और उसमें मान लो कि 200 रुपए की कॉस्ट आती, और उस 250 ग्राम चिकन से इनको सपोज कर लो कि 50 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब इनको एक नया प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, ठीक है, और उससे भी इनको 50 ग्राम की प्रोटीन मिल जाएगी। उससे क्या मिल जाएगी इनको? 50 ग्राम की प्रोटीन मिल जाएगी। तो ये उस प्रोडक्ट के लिए मैक्सिमम कितना पैसा पे कर सकते हैं? 200 रुपए, क्योंकि अभी उस प्रोटीन के लिए 200 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर वो 150 रुपए मिलेगा तो ये क्यों नहीं स्विच करेंगे वहां, क्योंकि अभी 50 ग्राम, इनका मुद्दा तो प्रोटीन ही है ना। अब मान लेते हैं कि वही टेस्ट भी उस प्रोडक्ट से मिल जाएगा, एग्जांपल, अगर टेस्ट भी आपका प्रेफरेंस है तो सपोज ये भी कर लेते हैं कि टेस्ट भी वही आ जाएगा, तो टेस्ट भी इनको पूरा मिल गया, और जो प्रोटीन 50 ग्राम की थी वो भी मिल गई। तो इसके लिए मैक्स टू मैक्स ये कितना पे कर सकते हैं? 200 रुपए। सेम चीज अब यहाँ एग्जाम्पल में लेके आते हैं। बी अपने पास पड़ा हुआ है, डी को हम किसी और प्रोडक्ट में किसी और मटेरियल की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस मटेरियल की क्वांटिटी लगती 300 और वो आता है 5 रुपए में। तो यानी इस डी को, जो 200 डी पड़ा है, इसको अगर हम यूज कर डालें तो वहां वो 300 दूसरा वाला मटेरियल नहीं खरीद के लाना पड़ेगा। क्वांटिटी में भेदभाव है, मतलब ये थोड़ा बड़े साइज का होगा, और जो दूसरा मटेरियल है वो थोड़ा छोटे साइज का होगा, तो उसकी 300 क्वांटिटी लग जाती है और वो 5 रुपए में खरीद के लाते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट हो गया किसी दूसरे मटेरियल का कॉस्ट ऑफ 1500 के हिसाब से, ठीक है। नई बात समझे, इस मटेरियल को मैं किसी दूसरे मटेरियल की जगह पे यूज कर सकता हूँ अपने दूसरे प्रोडक्ट। तो अपना दूसरा प्रोडक्ट बनाते थे, कोई और मटेरियल लेके आते थे, वो 1500 का माल था, वो 300 लाते थे 5 रुपए में। इस डी को हम उस 1500 के माल की जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब इस डी को अगर यूज किया तो 1500 का नहीं खरीद के लाना पड़े, यही तो मुद्दा निकला। तो इस डी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी निकल के आई? 1500। समझ में आ रही? 300 इंटू 5, तो अगर किसी दूसरी माल की जगह पे उसको यूज कर सकते हो तो उस मटेरियल में जो कॉस्ट लगती इसको यूज करने की वजह से नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो कॉस्ट में बचत होगी, और वही आपकी क्या बन जाएगी? इसकी रिलेवेंट कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई? हाँ करेक्ट। तो इसको अगर यूज कर लेंगे तो 1500 के खर्चे बच जाएंगे, या ये कहो कि इसको हम यहाँ यूज करेंगे तो उसमें यूज करने के लिए मुझे 1500 का एक्स्ट्रा माल लाना पड़ेगा। समझ लो, मैं इसको अगर हमने इस ऑर्डर में यूज कर डाला तो उसके लिए फिर 300 यूनिट लाओगे आप, 5 रुपए के हिसाब से मिलेंगे 1500। दूसरा है कि ऑर्डर ना एक्सेप्ट करें, इसको वहां यूज करें तो आपके 1500 रुपए वहां बच जाएंगे। तो इस माल को यूज करने की जो कॉस्ट लग रही है आपकी, वो टेक्निकली 1500 है। ये 1500 की चीज को रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये हो गई मेरी मटेरियल की रिलेवेंट कॉस्ट, और रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ बाकी अदर एक्सपेंसेस, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस आपको दे ही रखा है कितने? 550। सम कर दो तो ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 16,000, जबकि प्राइस कितना ऑफर कर रहा है वो? 22,000 रुपए। तो टोटल मिला के 6,000 का बेनिफिट ही है,
यानी ऑर्डर क्या कर ले हम लोग, एक्सेप्ट कर ले। The variable cost of production is ठीक है, 16,000. एडवाइस ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑर्डर को क्या कर ले हम लोग, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका क्या है, सिंस रेवेन्यू जो कि 22,000 रुपये है इज ग्रेटर देन Reason why is in France that requires रिलेवेंट कॉस्ट जो कि कितने की है, every year December 7. It purchases these lenses from a vendor in France at a price that is equivalent to rupees 18. So same company has another division in France which requires 5,000 lenses. अब एक बहुत गहरी बात इसमें आपको It can either buy एग्जाम के लिए समझनी है। or it can buy एग्जाम में सिर्फ इतना आंसर दे के आएंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, how much आपको हर एक मटेरियल की रीजनिंग लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। समझ रहे हो कि इसकी हमने रिलेवेंट कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट क्यों ली है, इसको 5 से क्यों गुणा किया, इसको 4 से क्यों किया, तो बताना पड़ेगा कि ये मटेरियल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे, ऐसा इंग्लिश में लिख के आना पड़ेगा नीचे। ठीक है, जैसे कि अगर बुक में देखोगे तो इसमें हर आइटम के बाद ये सब तो निकाला ही गया है, इसके बाद हर एक मटेरियल के लिए उसकी रीजनिंग लिखी गई है कि इसको हमने क्यों रिलेवेंट कॉस्ट माना, इसको क्या लेना है, कब मुझे रिप्लेसमेंट लेनी है, कब मुझे रिलाइजेबल लेनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। variable cost of such transport इसके बिना आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो except नंबर काट लेगा। तो रीजनिंग भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि पीजीपी के सवालों में होता था ना, कोई आइटम ऐड बैक कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न लिखो, सेक्शन लिखो, एक्सप्लेन करो। is 30% India and questions determine if the company और क्या, नहीं बढ़ गया, वो सब तो है ही है, और भी रहेगा। इंटर में आता है 7 नंबर का सवाल, फाइनल में आता है 14 नंबर का पीजीपी का क्वेश्चन। पढ़ाएगा नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। बस जल्दी से डीटीसी आ जाए तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, 30-35% डीटीसी। और क्या, इजी क्या बन जाएगा, फिर वैरायटी बढ़ा देंगे ना ये, समझ लो। अभी क्या है, चैप्टर्स बहुत हैं तो बहुत सारे चैप्टर सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लिमिटेशन आ जाती हैं। अब ये रहेंगे उनसे भी सवाल बनाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, केस लॉ बनाएंगे, कंटेंट कम हो जाएगा, ये कह सकते हो कि पढ़ाई वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। external sales 8,000 spare capacity is डीटी दोनों बराबर ही है बेटा, डीटी में कोई फर्क नहीं है फाइनल लेवल में, division wise requirement is डीटी सेम है समझ लो, इंटर मतलब फाइनल इंटर उसकी how much सीए की external सीएमए की sales division डीटी है, आईडीटी है, वो ऑलमोस्ट फाइनल लेवल की बराबर ही है। हाँ हाँ, कह सकते हो। 8,000 external all of it हाँ तो एक ही तो रिटर्न भरा ही जाता है डीटी में। statement of contribution external sale has a selling price of internal sales if it makes division y in France the selling price also price will be After understanding how the NCLT will approve the order for compromise arrangement, is that the final step taken by NCLT? अरे उसका सवाल कुछ और है, तुम कुछ और बता रहे हो। To ensure that whatever has वो been कह रहा है कि मतलब एक एंटिटी को एक साल में एक ही बार यूज करना पड़ता होगा। अब इंडिविजुअल है तो मान लो जुलाई में भरते तो एक ही बार तो भरते हैं। NCLT will have power to supervise the implementation of the compromise arrangement. And if it thinks so, at the time of making such order or accepting at division any y time for thereafter, operating at full give such direction in regard to the matter. additional 2,000 हाँ बेटा हटा दें। Modify
modification in the compromise or arrangement as may be considered necessary. रेवेन्यू Proper implementation. इस ऑर्डर से रेवेन्यू आएगा 22,000 रुपए का, जबकि खर्चे हो रहे हैं सिर्फ 16,000 रुपए The compromise or arrangement, whatever has तो been ऑर्डर को हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। created or the class of members, if it is not properly implemented, we can do the certain modification so that it is properly implemented. Further, tribunal has got the power that if चलो the अगला सवाल देखो, not क्वेश्चन नंबर satisfactorily 30। done and the company is unable to pay its debts in case of restructuring the creditors as per the scheme, it may make an order for winding up of the company and such order shall be deemed to be an order created in section 273. Remember 273 is the section where winding up पढ़ लो बेटा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो तब समझा पाए, These करा are the पाए। two absolute powers which have been given to the tribunal. In case if that scheme is not properly implemented by the persons involved in the process. Friends, section 230 talks about compromise or arrangement. Now section 232 talks about merger and amalgamation. 232 and 230 will go hand in hand. Though 232 is talking specially of transfer of assets and liabilities, 230 talks about compromise or arrangement. So when an application is filed for the purpose of reconstruction or company involving merger and amalgamation or transfer of property or benefit, then the provisions of 232 will also apply. Proposed between a company and any such person are as far mentioned in this section. And it is shown to the tribunal that the compromise or arrangement has been proposed for the purpose of or in connection with the scheme for reconstruction of the company, or it involves companies having the process of merger or amalgamation by any two or more companies, and that under the scheme the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any company herein thereafter referred to as a transferor company is required to be transferred to another company referred to as a transferring company, or it is proposed to divide it among and transfer to two or more companies. The tribunal may on such application order a meeting of the creditors or class of the creditors or members of class of the members as the case may be, and thereafter whatever provisions have been laid down under section 230 for calling of the meeting, that has to be followed. So 232 envisages two particular situations. The two situations are either merger, amalgamation, or demerger. So whenever merger happens, it has to be between two companies, amalgamation between two companies, to form a new company, or the case may be one company gets closed down and it gets merged to another old company. Or demerger may happen where the division of a company is taken over by some other company. That is हाँ बेटा, चक्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं मिक्सर ग्राइंडर, और इसमें असेंबली होती वेरियस पार्ट की, ठीक है। एक स्विच ऑफ है, ऑन ऑफ स्विच, जिसको 20,000 पीसेस के एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारी, और ये बाहर से अभी 4.5 रुपए में मिल रहा है। under 230 it was like डिपार्टमेंट ने सोचा कि चलो इसको बना के देखते हैं, तो जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने एस्टिमेट करके दिया है 4.73 इसकी कॉस्ट आएगी अभी, ठीक है। और क्योंकि प्राइजेस मार्केट में थोड़े से बढ़ने वाले हैं, चीज़ों के दाम बढ़ने वाले हैं, तो पहले आती थी 4.73 कॉस्ट ऑफ मेकिंग, जो रीस्टिमेट की गई है, मतलब दाम बढ़ने के बाद एस्टिमेट की गई हैं, तो 5.33 आ रही है, ठीक है। तो एक बार पहले एस्टिमेट किया प्रीवियस में तो 4.73, और बाद में रीस्टिमेट किया, खर्चे वर्चे बढ़ रहे हैं तो उसको रीस्टिमेट करने के बाद कितनी आ रही है कॉस्ट, 5.33। ओवरहेड जो लिखे हुए हैं इसमें से 25% ओवरहेड जो है अपने क्या है, फिक्स हैं। आपसे क्या ये एग्री करते हो, ठीक है, डू यू एग्री डिसीजन ऑफ बाइंग कंसीडरेशन, क्योंकि अब ये सोच रहे हैं कि बनाने में तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, मिल कितने में रहा, 4.50 में, तो इसका मतलब है दोनों केस में क्या कर रहे होंगे, बाई कर रहे होंगे ये बाहर से। तो क्या तुम एग्री करते हो कि इनको बाई करना चाहिए या बनाना चाहिए? आपको अप्रोच कौन सी लगानी है, रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट के सवाल में ये अच्छाई होती, कहीं ना कहीं आपको एक हिंट लगी होती है रिलेवेंट कॉस्ट की, जिससे आपको पता चलता है कि सवाल को रिलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से लगाना है। तो मेक और बाई डिसीजन में आप लोग को इंटरमीडिएट में बताया गया था कि ओवरहेड आपको कौन से लेने होते हैं, वेरिएबल वाले, फिक्स वाले हम लोग कंसीडर नहीं करते थे क्योंकि वो अनअवॉइडेबल होते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको ओवरहेड 75% लेने पड़ेंगे जो वेरिएबल वाले हैं, 25% फिक्स को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर करोगे तो एक नई कॉस्ट निकल के आएगी, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। तो मेक और बाई डिसीजन यहाँ आपको बताना है कि माई मेक करें या बाई करें, ठीक है। Then तो once आओ the बता देते RTM हैं, is confirmed, the same will be आसान सा filed with the सवाल है, कोई registrar, दिक्कत की बात नहीं है, and a report of the merging companies ठीक है। explaining the effect of compromise एक on shareholders' प्रीवियस में आप क्या करते और एक आप करंट में अभी क्या करते। specifying any तो special सबसे पहले निकाल लो difficulties. वेरिएबल मेक कॉस्ट, Now that's a very important process under this merger and बनाने की क्या लागत आ रही वेरिएबल वाली। share तो exchange, इसमें मटेरियल लगेगा, because as we लेबर know that लगेंगे under the और agreement of वेरिएबल merger and amalgamation, ओवरहेड लगेंगे। कितने की मटेरियल कॉस्ट लग रही है हमारी, transferor company will 40,000, shares, यहाँ लग रही है the 48,000 transferring की, company will issue ठीक है। shares to the transferor company. 20,000 और So करंट on में what basis, on what 22,000 की, criteria the shares will be issued? 22,500, क्योंकि वेरिएबल लेने हैं सिर्फ 75% जो दे रखा है उसका 75% उठाना। So और along यहाँ with निकालो कितना आएगा, the agenda item, the valuation report will also be 23,625, circulated टोटल कर लो। to the members. And a very important angle maybe is the supplementary और इसको accounting नंबर ऑफ statement in यूनिट the से last डिवाइड annual कर दो, accounts of any of the तो फिर merging पर company यूनिट आ related जाए, to the first meeting of ठीक the है। company. कितना आया सम, So if the last 82,500 audited डिवाइड कर दो, financial कितने आया, statement is beyond 6 months, then the supplementary 4.125। accounting statement has to be filed or circulated वेरिएबल along with the मेक agenda. कॉस्ट पर Once यूनिट, the meeting is इसका done, कितना आया, obviously the outcome 93,625, of the meeting being 20,000 presented यूनिट to से आपको the डिवाइड tribunal करना है, as mentioned under section 232. 4.68। और The दूसरा approval आपका आ of जाएगा the बाई voting value कॉस्ट by the members and by per the creditors unit। will be required. And if that approval is not taken, probably this अभी जो मिल रहा है बाजार में वो मिल रहा है 4 रुपये 50 पैसे का, और आगे बोला है कि once the प्राइसेस approval is 10% taken से by बढ़ने both वाले the हैं। companies, तो यहाँ the हो same will जाएगा be प्राइस submitted कितना, to the 4 रुपये 95 for पैसे, further process. ठीक है। तो देखो बेटा, अभी भी बनाने में सस्ता ही पड़ रहा है और बाद में भी बनाने में सस्ता ही पड़ेगा, तो कुल मिला के दोनों ही केस में क्या करना चाहिए, इनको बनाना चाहिए, Once it is ठीक है। satisfied that तो whatever एडवाइस provisions लिख have been देंगे, laid down with regard to the meeting of the creditors चक्रा लिमिटेड members, it will make an order, and in the should order probably make it will make specific provisions. on and off switch Now what are those specific provisions? Now this is only with respect to merger and amalgamation, in both cases। because there will be a transfer. तो चक्रा लिमिटेड को ऑन ऑफ स्विच खुद से बनाना चाहिए दोनों ही So that केसेस में। date of transfer has to be mentioned. Then the transfer of instruments. What will happen to the legal In both the proceedings cases. of the transferor company or any cases between the transferor and transferee company? तो ये आ जाएगा इसका What will be the status आंसर, of the transferor जो कि company after मेक the और merger? बाई डिसीजन टाइप का सवाल बना। What in a scenario where listed company is getting transferred to unlisted company? Then certain provisions regarding certificate by the company auditor. What will happen to all the employees of the transferor company? And very important, if there are any dissenting people. What in case if there are shareholders who are residing outside India? And then because of these actions, maybe there might be certain requirement of increasing the authorized share capital and so on. So with respect to transfer, the transfer to the transferee company of the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of the transferor company from a date to be determined by the parties unless the tribunal for reasons to be recorded in writing decides otherwise. So probably both the parties, that is the transferor and transferee company, will come and decide that we will consider this date as the date of transfer. As we all know that the process of merger will take time, the approval requires certain time period. So both the companies may decide that the date of transfer would be, let's say for example, 1st April. Though the process of merger may take time and the approval may be given after 6 months. But once the approval is given,
the effective date could be taken as 1st April. They may take the date prior to 1st April also. The question is till what date they can go back and consider the date of transfer. So it should be reasonable, it should be acceptable to the court. It should not be unreasonable. That means we are taking a date of transfer of 34 35 तक होंगे 15, 16, 17, where the court has further doubts and question. So a reasonable date, it should be accepted by the NCLT. सजेस्टेड से लगाने पड़ेंगे स्कैनर्स लगाने पड़ेंगे The NCLT may decide that particular date. The next part would be the allotment or appropriation by the transferee company of any shares, debentures, policies or other like instruments in the company, which under the compromise or arrangement are to be allotted or appropriated by that अब company हटा दें to or for any person. That means how the shares will be allotted, what are the instruments to be issued, what will be the mode of issuance. So all these terms and conditions will be laid down under the order. Then the continuation by or against the transferee company of any legal proceedings pending by or against any transferor company on the date of transfer. That means all pending litigations could be transferred to the transferee company of the transferor company. And if there is a litigation between both these companies, what will happen to that litigation? So that has to be clearly stated in the order. Now remember, as all the assets and liabilities have been transferred of the क्वेश्चन में 32 पढ़ लो पहले there's nothing left with the transferor company. So what would happen to that particular company? So obviously the court in its order can order the dissolution of that company and without undergoing the process of winding up. Remember, चलो अच्छा 31 पढ़ो dissolution थोड़ा is नया the सवाल state, करते the हैं final stage. It's not a process. So it खूनी can come खेल to an वाला order, सवाल while winding up is a process. So without undergoing a process, the dissolution can happen of the transferor company. Then provisions with respect to the members, person who are dissenting from such compromise or arrangement. What is going to happen to them? That is to be clearly stated. That if they are not approving this whole process, if they are to be given certain compensation or value, that NCLT will give it in its order. Now, what is the force that if a share capital is held by a non-resident shareholder under the foreign direct investment norms, then whatever guidelines have been mentioned under FEMA, that particular guidelines have to be followed for allotment of shares of the transferee company to the such shareholder who is the shareholder of the transferor company. So the FEMA guidelines have specified that how shares are to be transferred to that particular shareholder. Then normally all the employees of the transferor company to be transferred to the transferee company, except where employee themselves want to leave or do not want to work with the transferee company, separate situation. Otherwise, in general, the whole employees will get transferred to the transferee company. Now again a very specific situation. Though an unlisted company getting merged or transferred to a listed company, that is fine. But what if there is a reverse situation where a listed company gets transferred to an unlisted company? So where the transferor company is a listed company and the transferee company is an unlisted company, then the transferee company will not get the benefit of getting listed only by the virtue of the fact that they are getting merged with a listed company. So the transferee company will remain an unlisted company until it becomes a listed company by following all the compliances of SEBI. So that is very important. So if the objective is to get list only by way of merger and get the approval of NCLT, probably the NCLT will not give its approval until unless all the formalities of SEBI has been followed. Now, if the shareholders of the transferor company decide to opt out of the transferee company, that means they do not want the shares of the transferee company, then a respective provision shall be made for the payment of the value of shares held by them and whatever benefits are in accordance with the law with a predetermined cross formula or for a valuation or after a valuation is made. So for example, let's say the shareholders of the listed company, because they are now getting shares of a listed company, probably now they are worried about what will happen to their holding and how they will able to make an exit in the company if they want to
because now the companies are not listed. In due course of time, there is no sign of the company getting listed. So probably a lot of shareholders want to exit the company which is already listed. For that, a provision is made that yes, if they want to exit the company, do not want the shares of the transferee company, then based on a predetermined formula, the value of shares will be determined and proper provision will be made for payment to such shareholders if they are opting out of the scheme. The price formula, whatever is to be followed for calculation of the exit price, that formula will be based as per the SEBI guidelines. Now, when the transferor company is dissolved, the fee, if any, paid by the transferor company on its authorized capital shall be set off against any fees payable by the transferee company on its authorized capital subsequent to amalgamation. What may happen that the transferee company, because it has to issue shares to the transferor company, and for this purpose they need to increase the authorized share capital, and we all understand that increasing the authorized share capital, there is a cost attached to this process. So provision has been laid down that the company which gets dissolved, that is the transferor company, so whatever fees has been paid by the transferor company on its authorized capital, that will be allowed to be set off against the fees which has to be paid by the आपने transferor सवाल पढ़ लिया, increasing its authorized कुछ समझ capital में आया, in view ऊपर of चला the गया, shares which are to be issued to the आया, transferor company in view of the ये बहुत scheme अच्छी of बात है। merger and प्रीतिमा बताओ बेटा, so by virtue थोड़ा of बहुत this आया, थोड़ा particular बहुत नहीं order, आया, तो मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दे तो ज़्यादा for कन्वीनियंट the फील करोगे। transferee चलो company एक्सप्लेन for कर देते हैं। increasing the authorized share तो एक capital. रिक्रिएशन क्लब है, ठीक है, So by virtue of this NCLT जो order, सिनेमा when थिएटर lot of चलाता है, reliefs ठीक है, are granted, एक्सक्लूसिव देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। तो क्लब है, क्लब के मेंबर्स ही लोग उसमें पिक्चर देखते हैं, क्लब में ऐसा ही होता है। एंड जो रहते हैं कि भाई बाहर के लोग थोड़ी एंजॉय कर the सकते हैं, major क्लब के जो benefit मेंबर is हैं the वही transferee देखेंगे, कोई company दिक्कत gets की is बात that नहीं by है। virtue of this order, तो इट all इज बिट assets डिफिकल्ट टू गेट अ गुड transferred मोटन to the पिक्चर फॉर द शो एंड सो Otherwise, पिक्चर आर बुक्ड एंड purchasing व्हेन an आर asset will अवेलेबल। require a ठीक है, sale date. तो थिएटर ने Whenever you एक purchase पिक्चर the पहले land, से building, सॉरी हैज बीन शोइंग, मतलब चल selling of रही that है purchase, ना, selling of that particular land, building ब्लड will बाथ require a sale पास्ट date 2 according वीक to से। the तो पिछले 2 वीक local से एक पिक्चर चल state रही act. खूनी खेल, But ठीक है, because of ब्लड virtue बाथ of this particular खूनी NCLT स्नान order हिंदी and में use of निकलेगा section इसका। laid down under 30, दिस पिक्चर इज स्ट्रिक्टली फॉर order एडल्ट itself ओनली, is a sale ठीक है, और ये ग्रेट will हिट है। transfer the ownership इसलिए from the मैनेजर ऑफ transferor थिएटर to the कन्विंस दैट अटेंडेंस विल कंटिन्यू टू बी नॉर्मल फॉर द अनदर 2 वीक इफ शो ऑफ ब्लड बाथ इज एक्सटेंडेड। तो पिछले 2 वीक से चल रही है, Therefore, अगले 2 वीक एक्सटेंड करने की कुछ बातें हो रही हैं। तो कह रहा अगले 2 वीक अगर एक्सटेंड भी करते हैं तो जो इसकी ऑडियंस रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, मतलब टैपर नहीं होगी ऑडियंस, ठीक है। टैपर का मतलब कम हो जाना। जैसे देखो तो कोई पिक्चर अगर चलती है तो शुरुआत में ज़्यादा ऑडियंस आती है, तो धीमे 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 करके ऑडियंस कम होने लगती है, फिर एक समय पे पिक्चर उतार देता है, दूसरे लगा देता है, तो ऑडियंस का होने लगती, कम होने लगती है। उसी कम होने को टैपर करना बोलते हैं। तो अभी इनका मतलब है कि ब्लड बाथ जो है वो अगले 2 वीक तक भी नॉर्मल ऑडियंस प्रोवाइड करता रहेगा, ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी, आगे बताया है। फिर एक और नई पिक्चर मार्केट में आ रही है जिसका नाम है क्या, अप्पो ऑन एयर बस, जो एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए, ठीक है। अप्पो ऑन एयर बस इज बुक्ड फॉर नेक्स्ट 2 वीक, इवन ब्लड बाथ एक्सटेंडेड थिएटर देयर इज हैव पेड रेगुलर रेंटल ऑन अप्पो ऑन एयर बस एज वेल। तो अगर हम ब्लड बाथ को एक्सटेंड भी करते हैं तो भी अप्पो ऑन एयर बस का जो रेंटल किराया है हमें जो पिक्चर खरीदने के लिए देना पड़ता है वो तब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। तो ये हो गई कमिटेड कॉस्ट, जिसको आपने बुक कर रखा है, चाहे पिक्चर लगाओ तो चाहे ना लगाओ वो तो खर्चा होगा। ये कमिटेड कॉस्ट है, तो ये क्या बन गई आपकी इररिलेवेंट, ठीक है। फिर नॉर्मल ऑडियंस जो है वो कितनी है, 2000 पैट्रॉन्स, 2000 मतलब लोग आएंगे हर वीक, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ होम इज चिल्ड्रन। तो 2000 पैट्रॉन्स नॉर्मल आते हैं, 2000 का मतलब 1500 एडल्ट और 500 बच्चे, ये निकला अभी तक। लेकिन अटेंडेंस ऑफ ब्लड बाथ जो है वो 50% ज्यादा है नॉर्मल से, मतलब नॉर्मल ऑडियंस है 2000, लेकिन ब्लड बाथ में आती थी 3000 हर हफ्ते। यही तो मतलब निकला कि 50% ग्रेटर है नॉर्मल से, ठीक। मैनेजर बिलीव दैट
दिस वुड बी टेपर ड्यूरिंग द ऑफ ऑफ द सेकेंड 2 वीक। सेकेंड 2 वीक का मतलब अगले 2 वीक कहना चाह रहा है। 2 वीक निकल चुके हैं, 2 वीक में 3-3 हजार लोग आ रहे थे पिक्चर देखने ब्लड बाथ, लेकिन अगले जो 2 वीक होंगे, तीसरा वीक और चौथा वीक महीने का, उसमें थोड़ी सी ऑडियंस क्या हो जाएगी, टैपर हो जाएगी। कैसे टैपर होगी? फर्स्ट 2 वीक में पहले जो वीक की बात कर रहा है, कह रहा है 50% ऑफ द बिलो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। ये लाइन जो लिखी ना, दैट ऑफ द फर्स्ट 2 वीक, ये थोड़ी सी गलत लिखी एक जगह पे, ऐसा लिखा होना चाहिए था 25% बिलो रहेगा ड्यूरिंग द थर्ड वीक एंड 33% बिलो रहेगा ऑफ द फर्स्ट 2 वीक से। ये क्या कहना चाह रहा है ये समझो, मतलब लिखी सही लैंग्वेज है। कह रहा पहले 2 वीक में जैसा था, तीसरे वीक में पहले 2 वीक की अपेक्षा 25% कम हो जाएगा, और चौथे वीक में पहले 2 वीक की अपेक्षा 33% कम। इसलिए बार बार फर्स्ट 2 वीक लिख रहा है। नई बात समझ में आई? पहले 2 वीक आते थे ऑडियंस 3000, ये समझ में आता है? तो कह रहा था 50% ऑडियंस क्या है, ज्यादा आ रही थी, तो पहले 2 वीक 3000 आ रही थी, तो तीसरे वीक में 3000 में 25% कम करना है। तो इसलिए क्या बोल रहा है कि पहले 2 वीक में जो ऑडियंस आ रही थी उससे 25% कम करो, वरना तुम गलती से 2000 में 25% कम करने लगते। तो इसलिए बोला 25% बिलो रहेगी, लेकिन किसकी? फर्स्ट 2 वीक की 25% कम कर दो, और चौथे वीक में क्या रहेगी, जो फर्स्ट 2 वीक में रहती थी उसमें 33% कम कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आती? अप्पू ऑन एयर बस की अटेंडेंस जो रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, मतलब 2000 लोग पिक्चर देखने आएंगे थर्ड वीक में भी और फोर्थ वीक में। पिछले 2 वीक निपट चुके हैं, मुझे अगले 2 वीक का बताना है। ठीक है, हमें आपको बताना है कि अगले 2 वीक कैसे पिक्चर चलाई जाए जिससे हम बेस्ट कोर्स ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो पहले तो यहाँ नंबर ऑफ पैट्रॉन्स का हिसाब किताब मैंने सेट कर दिया, ये समझ लो। ठीक है, पहले नंबर ऑफ पैट्रॉन का हिसाब किताब सेट कर दिया, तो वो समझ लो पहले, फिर आगे की बातें करते हैं। पैट्रॉन मतलब लोग जो पिक्चर देखने आते हैं। ठीक है, ऑडियंस सिंपल भाषा में। तो कंपटीशन ऑफ ऑडियंस मैंने लिखा है। ब्लड बाथ में पहले वीक में 3000 लोग पिक्चर देखने आए, दूसरे वीक में भी 3000 लोग पिक्चर देखने आए, तीसरे वीक में पहले 2 वीक की अपेक्षा 25% कम हो जाएंगे, यानी 2250 लोग पिक्चर देखने आएंगे, और चौथे वीक में 1/3% कम हो जाएगा, यानी 2000 लोग पिक्चर देखने आएंगे। और ब्लड बाथ में ये सारे कौन से रहेंगे, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, एडल्ट, कोई बच्चा नहीं रहेगा। अप्पू ऑन एयर बस पहले 2 वीक से तो चल ही नहीं रही है ना, तीसरे वीक में पूरे 2000 लोग देखने आएंगे, 1500 एडल्ट रहेंगे, 500 चाइल्ड, 1500 एडल्ट रहेंगे, 500 चाइल्ड। ये समझ में आता है? पिछले 2 वीक तो निपट चुके हैं, मतलब हमें जो कैलकुलेशन करनी है ना, वो थर्ड और फोर्थ वीक की करनी। तो ये पिक्चर अगर समझ में आई हो तो पहले ये बना लो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आंसर निकालने में। अभी सवाल आपने इतना पढ़ा है कि ऑडियंस आप कैलकुलेट कर पाओ, बाकी अभी चीजें और पढ़नी पड़ेंगी बाकी चीजें निकालने के लिए।
हाँ बेटा, ये समझ में आया? नंबर ऑफ ऑडियंस वाला खेल समझ में आ गया बेटा? आगे बताया जाए? चलो आगे सवाल पढ़ते हैं तो आगे खेल समझ पाओगे। फिर यहाँ इन्होंने बताया है कि जो थिएटर में शो चलते हैं उसका प्राइस है 2 रुपये एडल्ट से लेते हैं टिकट का, और 1 रुपये 20 पैसे बच्चों का लेते हैं। इसलिए बच्चों और एडल्ट का अलग अलग किया हमने, जिससे आप हिसाब किताब समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है। ब्लड बाथ का जो रेंटल है वो 900 रुपये है 1 हफ्ते का, और 2 वीक का जो है वो 1500 रुपये है। अप्पू एंड बास का जो रेंटल है वो 750 1 वीक का है, 1200 2 वीक का है। लेकिन अप्पू एंड एयरबस आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो तो उसका कोई खर्चा आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको एक्सटेंड करा दिया तो उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 42 रुपये पर वीक है। ठीक है, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ पोटैटो एंड वेफर केक, जिसमें 60% कॉस्ट लगती है, जो भी उसका सेलिंग प्राइस रहता है। सेलिंग प्राइस पोटैटो वेफर का 1 रुपये 20 पैसे, तो 60% तो उसमें कॉस्ट लग जाएगी, मतलब आपको 40% इसका मुनाफा या कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कह सकते हो। तो 1 रुपये 20 पैसे का 40% कर लो 0.48, तो एक पोटैटो वेफर्स का 48 पैसे का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन वहां से मिलने वाला है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि जो पोटैटो वेफर्स हैं वो सभी लोग खरीदते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एज। तो सेल ऑफ पोटैटो वेफर जो है वो ये मान के चलो कि सभी लोग खरीदते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी लोग आते हैं पिक्चर देखने वो ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे पोटैटो वेफर्स। फिर आपसे मैनेजर अरेंज कर रहा है कि ब्लड बाथ को 1 वीक के लिए चला दें और अप्पू ऑन एयरबैग्स को नेक्स्ट वीक के लिए एक्सटेंड कर दें, या फिर ब्लड बाथ को अगले 2 वीक के लिए एक्सटेंड कर दें, या फिर अप्पू ऑन एयरबेस को नेक्स्ट 2 वीक के लिए जैसे ओरिजिनल बुक कर रखा है वैसे लगा दें। तो कुल 3 रास्ते बने। ब्लड बाथ को अगले 2 वीक चलाओ, अप्पू ऑन एयरबेस को पिक्चर से गायब करो। दूसरा रास्ता, तीसरे वीक ब्लड बाथ चलाओ, चौथे वीक अप्पू ऑन एयरबेस चलाओ। और तीसरा रास्ता कि अप्पू ऑन एयरबेस चलाओ तीसरे और चौथे वीक। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एक एक बात समझो, बाकी आंसर तो मैंने पहले से नोट कर दिया है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातें पहले समझनी है। पहले अल्टरनेटिव, पहला अल्टरनेटिव कि थर्ड और फोर्थ वीक में क्या चलाओगे? ब्लड बाथ। दूसरा, तीसरे वीक में ब्लड बाथ, तो चौथे वीक में अप्पू ऑन एयरबस, और तीसरे में, चौथे और तीसरे में क्या चलाओगे? अप्पू ऑन एयरबस। अब आपका रेवेन्यू कितना आएगा टिकट बेच के? तीसरे वीक का अलग निकाला है, चौथे का अलग निकाला है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑडियंस कम ज़्यादा होगी। तो तीसरे वीक में अगर ब्लड बाथ की बात करें तो 2250 ऑडियंस आएगी, और चौथे में कितनी आएगी? 2000। तो 2250 और 2000 लिखा है, और 2-2 रुपए से गुणा किया है, क्योंकि एडल्ट से 2 रुपए लेते हैं सेल ऑफ टिकट का। यहां की बात करें तो तीसरे वीक में टोटल 2250 लोग आएंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरे वीक में ध्यान रहे, तीसरे वीक में यहाँ ब्लड बाथ चला रहे हो, तो ब्लड बाथ में तीसरे वीक में कितने आएंगे? 2250। तो 2250 इंटू 2 कर दिया है। और चौथे वीक में आप कौन सा चला रहे हो? अप्पू ऑन एयरबस। तो 1500 एडल्ट आएंगे और 500 आएंगे बच्चे। तो 1500 का किराया 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा, बच्चों का 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से मिलेगा। और अगर तीसरे और चौथे वीक आप अप्पू ऑन एयरबस चलाते हो तो जो यहाँ किराया आया था 3600 वही यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सेल ऑफ टिकट बेच के ये रेवेन्यू आएगा 8500 का, 8100 का और 7200 का। ये समझ में आया? ठीक है, फिर वेफर्स बेच के क्या कंट्रीब्यूशन आएगा? तो पर वेफर कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 48 पैसे का, 1 रुपये 20 पैसे माइनस 60% जो खर्चा लग रहा था। जितने लोग भी पिक्चर देखने आएंगे वो वेफर्स खरीदेंगे, ये माना गया है। तो यहाँ 2250 आ रहे थे, यहाँ 2000, मतलब टोटल 4250 लोग पिक्चर देखने आए, 48 पैसे के हिसाब से 2040 का कंट्रीब्यूशन आया। यहाँ अगर देखो तो 2250 यहाँ आए हैं और 2000 यहाँ आए, क्योंकि वेफर ये थोड़ी ना बच्चों को सस्ता देंगे, वेफर तो वही रेट दे रहे थे। तो 4250 इंटू 48, यहाँ 2000 यहाँ भी आए, 2000 यहाँ भी आए, तो 4000 इंटू 48 1920 रुपए हो गया। इन दोनों का सम कर देंगे, टोटल आ गया आपका रेवेन्यू। माइनस कर दिया है इंक्रीमेंटल रेंटल ऑफ ब्लड बाथ का। 2 वीक एक्सटेंड करोगे तो 1500 का खर्चा, 1 वीक एक्सटेंड करोगे तो 900 का खर्चा, और अगर एक्सटेंड नहीं करोगे तो कोई खर्चा नहीं। तो तुम कहोगे सर अप्पू ऑन एयरबस का खर्चा नहीं लिखा, क्योंकि वो कमिटेड कॉस्ट है, वो पहले से आपने इनकर कर रखी है, चाहे हम एक्सटेंड करें और चाहे ना करें, अप्पू ऑन एयरबस का तो पैसा आपको खर्च करना ही पड़ेगा, इसलिए वो एक कमिटेड कॉस्ट है और रिलेवेंट कॉस्ट उसको नहीं मानते।
तो टेक्निकली इन तीनों अल्टरनेटिव में ये अल्टरनेटिव अपने को बेस्ट लगा कि थर्ड वीक में चलाना चाहिए हम लोग को ब्लड बाथ, और चौथे वीक में क्या चलाना चाहिए, अप्पो ऑन एयर बस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से डील करना पड़ेगा। किसकी? अप्पो ऑन एयर बस को तुम पहले ही बुक कर चुके हो अगले 2 वीक के लिए, यहां देखो लिखा है। तो अगले 2 वीक के लिए अगर बुक कर चुके हो तो यानी कि अप्पो ऑन एयर बस चाहे सिनेमा घर में चलाओ वो चाहे ना चलाओ, उसका पैसा तुमका देना पड़ेगा। ठीक है, तीनों में डाल दो, कमिटेड कॉस्ट होती है, तीनों में डालने का कोई फर्क नहीं। अगर डालना है तो तीनों में ही डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। सिनेमा का कितनी कमाई हो रही वो तो नहीं निकाल रहे, अपने को दिखाना है कि इन तीनों में बेटर कौन सा है। तो जो तीनों ही ऑप्शन में आने वाली कॉस्ट है उसको इग्नोर कर सकते हो आप, अगर सेम टू सेम अमाउंट है तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लिखना है तो तीनों में लिखो, वरना फिर जब रिलेवेंट कॉस्टिंग से लगाते हैं तो जो कमिटेड कॉस्ट होती है उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वो रिलेवेंट होती है। तो अगर कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो उसको तीनों में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर तुम कहोगे लिखेंगे तो हम तीनों में लिख पाएंगे, क्योंकि वो तो आपने पहले से इनकर कर दी, खर्चा तो होके ही रहेगा, चाहे कुछ भी चलाओ उसका पैसा तुमको देना ही पड़ेगा। तो लिखना है तो तीनों में लिखो, नहीं लिखना तो तीनों में ना लिखो। तो यहाँ देखो इन्होंने बताया होगा, देखो ये बताया अपन बस अगले 2 वीक के लिए पहले से बुक कर चुके हो, यानी इसलिए वो क्या हो गए, इररिलेवेंट हो गए डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आ गया? चलो बना डालो फटाफट। Friends, in a scheme of compromise or arrangement or agreement, there may be a scenario where shareholders do not agree to this scheme. So, the law has envisaged few of the scenarios where there could be a possibility of dissenting shareholders, or there could be a possibility of minority shareholders who are left out after a person or a company has acquired more than a particular percentage in the transferor company. So what will happen? Welcome. Today we are going to discuss a very important chapter, super important chapter, which is chapter 13, standard cost. So we understand that this chapter has variance analysis, which we studied at intermediate level also. Now what's the difference now, right? So actually here we are going to focus on more advanced topics, right? And that's what the difference is from the intermediate. And the chapter would include certain topics. For example, number 1 is the planning and operational variances. Number